हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो इस पूरे वीडियो में ना हम डिसीजन मेकिंग कंप्लीट कर लेंगे। तो लेट अस सी कितने पेजेस का ये हमारा मतलब कितने मिनट्स का ये वीडियो जाता है। बट यहाँ पर जितना मैं आपको पढ़ाऊंगी दैट विल बी सफिशिएंट फॉर योर डिसीजन मेकिंग मॉड्यूल इन द एग्जाम। हाँ, लेकिन पढ़कर जरूर जाना है, ऐसा स्किप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको ये मेरिट सेक्शन में आपका नहीं आता, बट क्वालिफाइंग सेक्शन में आता है। और क्वेश्चंस इनिशियली काफी टफ आने शुरू हो गए थे। हर बार जो मतलब पेपर पहली बार हुआ था ना, डिसीजन मेकिंग शुरू से एडिट नहीं था, बाद में न्यू मॉड्यूल ऐड हुआ था। तो यहाँ पर आप इसको लाइटली मत लेना, अच्छे से समझते हुए चलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के साथ में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि डिसीजन मेकिंग एग्जैक्टली होती क्या है और डिसीजन मेकिंग की हमें जरूरत क्यों पड़ी, तो यहाँ पर अब देखो, सबसे पहले तो ना नबार्ड ने ये चीज ऐड की है। तो आप लोग नबार्ड में क्या बनने जा रहे हो? एक असिस्टेंट मैनेजर बनने वाले हो। और कोई भी आपसे कभी भी पूछे ना कि सबसे बेसिक रोल अगर कोई मैनेजर है तो उसका क्या होगा, तो उसका काम होता है सबसे बेसिक रोल, चाहे वो लो लेवल मैनेजर है चाहे वो अपर लेवल मैनेजर है, उसका काम है डिसीजन बनाना। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं डिसीजन मेकिंग में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर अपने पास बहुत सारे ऑप्शंस रखते हैं, जिसमें से एक बेस्ट चॉइस निकाल कर रखते हैं, ताकि किसी भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें या तो किसी गोल को हम अचीव करें। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, मानकर चलो कि आपको ना यहाँ पर अलग अलग रूट्स दी गई हैं। जैसे अगर आप पढ़ाई के लिए देख लो यहाँ पर आपको हो सकता है कि कोई बोले आपको पढ़ाई कैसे करनी है, यूट्यूब से। कोई बोले नहीं नहीं, आप एक अच्छी कोचिंग खरीदो बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट का और वहां से पढ़ लो। कोई आपसे बोलेगा कि नहीं ऐसा मत करो, बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में हमें इतना अच्छा नहीं मिल रहा है आजकल कंटेंट, क्योंकि उनका नाम बन गया। बहुत सारी एक्सवाइजी चीजें हो सकती हैं, कोर्सेज महंगे हैं सस्ते हैं, कितने रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है क्या नहीं है। अब यहाँ से आप अपने लिए बेस्ट चीज ढूंढोगे कि क्या चीज ऐसी है जो कि आपको यहाँ पर एग्जाम क्लियर करा सकती है विद द अवेलेबल फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में भी हम यही करते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये फ्यूचर के लिए हमें गाइड करती है कि क्या हमें किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहिए या फिर सर्विस को या नहीं, क्या हमें स्टाफ को हायर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या हमें टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग क्या है? चूजिंग वन बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम मेनी ऑप्शंस to solve problems and achieve goals, and it involves thinking, analyzing, comparing, and choosing the best vendor to buy rest materials. If we take it as an example, तो यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन में हमें डिसीजंस लेने होते हैं। हर एवरी डे यू हैव टू टेक स्मॉल और बिग डिसीजंस। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके मैनेजरियल प्रोसेस का पार्ट होता है। और जो डिसीजंस हैं वो हम अपने कैसे लेते हैं, इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो डिसीजंस यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस जो लेती हैं वो लाइटन कर देती हैं वे फॉरवर्ड को। अब यहाँ पर बिजनेस एक्टिविटीज, एचआर मैटर्स, प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिसीजंस, ये सब कॉम्प्लेक्स है और प्रोफेशनल्स यहाँ पर डिफरेंट जॉनर के लगते हैं। ठीक है, तो एक डिसीजन क्या होता है? एक कोर्स ऑफ एक्शन जो कि आप पर्पसली लेते हैं ताकि एक सेट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स को अचीव करें, ऑर्गेनाइजेशनल या फिर मैनेजरियल ऑब्जेक्टिव्स को या तो गोल्स को। तो आपने एक सेट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स में से कोई एक चीज चूज की ताकि यहाँ पर आप ऑर्गेनाइजेशनल या मैनेजरियल गोल्स आप अचीव कर पाओ। अब डिसीजन मेकिंग क्या है? एक कॉग्निटिव प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पर हमारा दिमाग लग रहा है, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, थिंकिंग, एनालाइजिंग, है ना, कंपेयरिंग, चूजिंग, एंड देन यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करेंगे, चूज करेंगे बिटवीन डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शंस। तो यहाँ पर आपको चॉइसेस अलग अलग मिलती हैं, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दी जाती है, इवेलुएट करना है पोटेंशियल आउटकम्स क्या है, और अल्टीमेटली एक डिसीजन लेना होता है जो कि यहाँ पर किसी के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के साथ मीट करता है। तो ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी में बोला गया है कि जो डिसीजन मेकिंग है उसका मतलब है प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग अबाउट समथिंग इम्पोर्टेंट इन अ ग्रुप ऑफ पीपल और इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में हम सिलेक्शन ऑफ अ कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम टू और मोर पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स इन ऑर्डर टू अराइव एट अ सोल्यूशन। अब क्या क्या स्टेप्स हैं डिसीजन मेकिंग में वो हमें देखनी रहेंगी। तो यहाँ पर हमारे लिए सबसे पहले अगर मैं ऐसा समझूं कि हमें ना बेस्ट कोर्स ढूंढना है हमारे एग्जाम के लिए, तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले यहाँ पर ढूंढेंगे कि हमारे लिए यहाँ पर कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद में इन कोर्सेज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे।
देन यहाँ पर ऑल्टरनेटिव सर्च करेंगे कि क्या-क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं। फिर इन ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करेंगे। फिर इनमें से एक बेस्ट कोर्स जो हमारे लिए रहेगा उसे हम चूज़ करेंगे और यहाँ पर इसी चीज़ को जो हमने चूज़ किया ये हमारा डिसीजन इम्प्लीमेंटेशन हो गया। और यहाँ पर जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या इस यहाँ पर फिर आप देखते हो कि क्या करना चाहिए। अब एक बिज़नेस एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, तो मानकर चलो कि कंपनी जो है वो अपने एम्प्लॉइज़ की स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहती है। ठीक है? तो इनका गोल क्या होगा? इनका गोल है कि भाई मुझे ना इम्प्रूव करनी है स्किल्स। अच्छा, अब इन्फॉर्मेशन इनके पास कहाँ से आएगी? सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, तो वो इनको एचआर टीम से मिल जाती है, रिसर्च से मिल जाती है, ट्रेनिंग कंपनीज़ की, ठीक है? इसके बाद में ये अल्टरनेटिव्स देखेंगे कि क्या कंपनी में ही कोई इंटरनल ट्रेनर है, जो कि इनको ट्रेन कर सकते हैं या फिर कोई ऑनलाइन कोर्स लेना पड़ेगा या किसी एक्सटर्नल इंस्टीट्यूट के साथ में कोलैबोरेट कर कर यहाँ पर इनकी स्किल्स जो हैं उन्हें हम इम्प्रूव करेंगे। फिर यहाँ पर आप कुछ चीज़ें लेकर चलोगे जिसमें आपको इवैल्यूएट करना है कुछ फैक्टर्स जैसे आप कॉस्ट देखोगे, क्वालिटी देखोगे, टाइम देखोगे। इसके बाद में आप यहाँ पर कोई भी एक चूज़ कर लोगे लेट्स से आपने ऑनलाइन कोर्स चूज़ किया। फिर यहाँ पर जो एम्प्लॉइज़ हैं उन्हें एनरोल करवाओगे और इनकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो देखोगे कि क्या इम्प्रूव हुई है या नहीं हुई। तो यहाँ पर यही हमारे डिसीजन मेकिंग की भी स्टेप्स होती हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम आइडेंटिफ़ाई करेंगे हमारे डिसीज़न को, फिर इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे एचआर, रिसर्च कंपनीज़ जैसा बताया था, फिर अल्टरनेटिव्स देखेंगे, ठीक है? तो हमने देखा था ऑनलाइन कोर्सेज़ हो सकते हैं, इंटरनल ट्रेनर हो सकते हैं, एक्सटर्नल इंस्टीट्यूट्स हो सकते हैं। फिर जो एविडेंसेस हमारे पास प्रेज़ेंट है उनको वेइ करेंगे, फिर हमारे अल्टरनेटिव्स में से बेस्ट चूज़ करेंगे जो हमारे लिए बेस्ट है, एक्शन लेंगे और यहाँ पर रिव्यू करेंगे हमारे डिसीज़न को, तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएट जैसे कर रहे थे। तो यहाँ पर हमने रियलाइज़ किया कि हमें डिसीज़न लेना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेचर जो है डिसीजन की वो हमें यहाँ पर क्लियरली डन करनी होगी। द फर्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अलग अलग सोर्सेज से हम कलेक्ट कर रहे होते हैं कि और इससे पहले हम ये देखेंगे कि भाई क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, बेस्ट सोर्सेज क्या है इंफॉर्मेशन के, कैसे ये मिलेगी। फिर इसमें इंटरनल एक्सटर्नल वर्क दोनों आ जाते हैं। जैसे हमने देखा कि हम यहाँ पर एचआर से भी डेटा ले रहे थे और ट्रेनिंग रिसर्च कंपनी से भी ले रहे थे। तो यहाँ पर हमें एक प्रोसेस मिल जाता है सेल्फ असेसमेंट का। अदर इन्फॉर्मेशन एक्सटर्नल होती है, हम इसे ऑनलाइन बुक्स या दूसरे लोअर सोर्सेस से ले लेते हैं। फिर यहाँ पर जब-जब हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो बेस्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हमें सेवरल पॉसिबल पाथ्स ऑफ एक्शन मिलते हैं, अल्टरनेटिव्स मिलते हैं जिनसे हम अपनी इमेजिनेशन को भी यूज़ कर कर और एडिशनल इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर कर न्यू अल्टरनेटिव्स क्रिएट कर सकते हैं इफ नीडेड। और यहाँ पर जितने भी पॉसिबल एंड डिज़ायरेबल अल्टरनेटिव्स हैं, उन्हें हमने लिस्ट किया। इसके बाद में जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है और इमोशंस हैं, उनको हम इमेजिन करेंगे और देखेंगे कि हमें यहाँ पर ईच ऑफ द अल्टरनेटिव्स में एट द एंड क्या मिल रहा है। इवैल्यूएट करेंगे कि भाई क्या ज़रूरी था हमारे फर्स्ट स्टेप में ही, या वो जो हमारा गोल था वो हम मीट कर पा रहे हैं, जो प्रॉब्लम थी वो रिज़ॉल्व हो पा रही है या फिर नहीं हो पा रही। फिर यहाँ पर इसके बाद में हम डिफ़िकल्ट इंटरनल प्रोसेसेस के थ्रू भी गो थ्रू कर सकते हैं और फिर यहाँ पर कुछ अल्टरनेटिव्स हैं जो कि हमें अच्छे लगने लगेंगे और फिर उनमें से एक हायर पोटेंशियल वाला जो हमारा अल्टरनेटिव होगा उसके साथ हम जाएँगे। ठीक है? तो यहाँ पर इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, एक कॉम्बिनेशन ऑफ अल्टरनेटिव्स भी हम ले सकते हैं और इसके बाद में हम यहाँ पर सेम या सिमिलर अल्टरनेटिव्स लेकर जाएँगे अपनी लिस्ट में और उसमें से ही कोई चूज़ कर कर यहाँ पर एक्शन जो है वो हमारा बिगिन हो जाएगा। इसके बाद में जो भी यहाँ पर हमारे रिजल्ट्स आएँगे, उनको हम क्या कर रहे हैं, उनको हम यहाँ पर इवैल्यूएट करेंगे कि जो हमने यहाँ पर गोल चाहा था क्या वो अचीव हो गया या नहीं। नहीं हो पाया तो हम कोई और एक्शन लेने की कोशिश करेंगे, राइट? चलो, अब क्या-क्या यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं डिसीजन मेकिंग की। तो सबसे पहले तो ना याद रखना डिसीजन मेकिंग इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हमें डायरेक्शन देता है ना? हमारी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर रहा है, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, कन्फ्यूजन को अवॉइड कर देता है और सक्सेस की तरफ हमें ले जाता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में यहाँ पर हमारे पास में क्या-क्या आ जाएगा? सबसे पहले आएगा रैशनल थिंकिंग। रैशनल थिंकिंग क्या होता है?
लॉजिक्स फैक्ट्स के साथ सोचना है, ठीक है? इमोशंस में नहीं बह जाना। तो यहाँ पर हमें लॉजिकल और सिस्टमैटिक थिंकिंग करनी होती है। इसमें जैसे मान लो एक बैंक है, अब उसको बहुत सारे लोन एप्लीकेंट्स हैं, फंड्स तो उसके पास लिमिटेड ही है, तो यहाँ पर किसको लोन देना है, वो इसे डिसाइड करना होगा, ए को, बी को या सी को। तो ये यहाँ पर इनके क्रेडिट स्कोर से क्रेडिट रेटिंग्स देखेंगे, इनकी इनकम प्रोफाइल चेक करेंगे, इनके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, ना कि यहाँ पर ये देखेंगे कि अच्छा ए का रीजन ज्यादा जेन्यून है, बी का कम जेन्यून है। नहीं, आपको रैशनल थिंकिंग करनी है। यू हैव टू गो बाय नंबर्स, यू हैव टू गो बाय डेटा। तो रैशनल थिंकिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग जो होती है वो अनेबल कर रही है कि हम वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेंगे। एक मेथोडोलॉजिकल एनालिसिस होगी ऑल्टरनेटिव्स की, और सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर मोस्ट ऑप्टिमल कोर्स ऑफ एक्शन। लॉजिकल रीजनिंग और एम्पिरिकल एविडेंसेस के ऊपर बेस्ड होगा ये। तो रैशनल थिंकिंग में यहाँ पर सबसे पहला जो गोल है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा आता है डिसीजन मेकिंग, ठीक है? अब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर देखेंगे कि ये हमारी 100% भी लॉजिकल नहीं जा सकती है। कुछ इमोशंस, कुछ वैल्यूज, कुछ बिलीव्स भी इसमें एडेड रहेंगे। तो एक सीईओ है, ठीक है, वो यहाँ पर हो सकता है एक एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट जो है उसको ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, एनवायरनमेंट जो होता है ना, एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हमेशा ज्यादा प्रॉफिटेबल हो या उतना प्रॉफिट अचीव कर ले जितने बाकी प्रोजेक्ट्स करेंगे, ये जरूरी नहीं होता और ये बहुत कम होता है, ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन में अब यहाँ पर इनकी कुछ पर्सनल वैल्यूज थी, कुछ अपनी सस्टेनेबिलिटी के से रिलेटेड इनके बिलीफ्स थे, जिसकी वजह से इन्होंने इस एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट को चूज किया। तो यहाँ पर ये हमेशा रैशनल और ऑब्जेक्टिव तो होती है, लेकिन कुछ चीजों में ये जो लॉजिकल सिचुएशन है उससे थोड़ा आगे बढ़कर सोचती है। रियलिटी में जो डिसीजंस हैं वो हमारे वेरियस कॉन्शियस और अनकॉन्शियस फैक्टर्स जैसे इमोशंस, पर्सनल वैल्यूज एंड बिलीफ पर भी डिपेंडेंट है। देन आता है सिलेक्टिविटी। अब यहाँ पर एक कंपनी मानकर चलो कि उनके पास में अलग अलग वेंडर्स की कोटेशन आई। वेंडर्स क्या करते हैं, आइटम सप्लाई करेंगे, है ना? अब यहाँ पर जो भी हमारे पास वेंडर थे उनके पास हम ये देखेंगे कि किसके पास में सबसे कम रेट्स में सबसे अच्छी क्वालिटी है। जिसके पास सबसे कम रेट्स में सबसे अच्छी क्वालिटी होगी उसी को हम चूज करेंगे, है ना? तो यहाँ पर हमारे पास में मैनेजर क्या करते हैं, वो बेस्ट ऑप्शन लेते हैं ऑल्टरनेटिव्स में से। तो इनहेरेंटली यहाँ पर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग जो होती है वो सिलेक्टिव होती है, केयरफुली चूज करने होते हैं बेस्ट ऑप्शंस। फैक्टर्स जैसे क्लैरिटी ऑफ ऑप्शंस, कितना क्राइटेरिया रेलेवेंट है, कंसिडरेशन ऑफ वेरियस इन्फ्लुएंसेस, ये सब हमारे सिलेक्शन प्रोसेस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर आते हैं पर्पसिव, जो कि हमारा एक तरीके से गोल ओरिएंटेड होता है। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास जितने भी डिसीजंस होते हैं इनमें एक पर्पस इन्वॉल्व होता है। क्या होता है? एक पर्पस इन्वॉल्व होता है कि हमें कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। तो एक कंपनी अगर इन्वेस्ट करेगी एम्प्लॉयज ट्रेनिंग में तो वो क्यों कर रही है? ताकि इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, ये एरर्स कम करे। तो ये ऐसा नहीं है कि केवल एम्प्लॉयज का बेनिफिट हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का भी हो रहा है। तो एक पर्पसिव अप्रोच क्या है, जिसमें कि स्पेसिफिक गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हम इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, उनके अराउंड सोच रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या चाहते हैं कि जो मेथड्स हमने कंसिडर किए हैं वो हमें डिजायर्ड आउटकम्स को अचीव करने में और हेल्प करें। तो जितने भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं उन सब में हम यहाँ पर देखेंगे कि मोस्ट सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन हमारे लिए क्या रहेगा। नेक्स्ट आते हैं पॉजिटिव। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें एक स्किल बेस्ड कोर्स अगर लेना है, ठीक है, करियर चांसेस क्या है कि यहाँ पर हम इररेलेवेंट एक्टिविटीज की जगह क्या चूज कर रहे हैं, एक स्किल बेस्ड कोर्स। अब आप यहाँ पर पढ़ाई करने आए हो, आप अपने दोस्तों की तरह मस्ती भी कर सकते थे, घूम फिर भी सकते थे, लेकिन आपको पता है ये आपका बेस्ट टाइम है और आपके करियर को यहाँ पर इम्प्रूव कर सकता है। तो डिसीजन मेकिंग जो होती है मैनेजमेंट में वो एक वाइटल स्किल एप्लीकेबल है अलग अलग लाइफ सिनेरियोज में, जहाँ पर एवरीडे चॉइसेस जैसे लंच से लेकर क्रिटिकल डिसीजन हम एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड लेते हैं। और डिसीजन मेकिंग अप्रोचेस जो है वो वेरी करती हैं और कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर पॉजिटिव आउटकम्स की तरफ हमें लेकर जाती हैं। तो गुड डिसीजन मेकिंग क्या कर रही है, पॉजिटिव आउटकम्स की तरफ लेकर जाती है बिजनेस में भी और डेली लाइफ में भी।
फिर आता है कमिटमेंट। तो यहाँ पर जो मैनेजर्स हैं वो इंट्रोड्यूस करेंगे न्यू सॉफ्टवेयर्स को, और टीम जो है वो कमिटेड रहेगी कि वो ट्रेनिंग लेगी इसकी। और यहाँ पर हो सकता है इनिशियली डिफिकल्ट हो, है ना? कोई भी नए सॉफ्टवेयर पर काम करना इनिशियली डिफिकल्ट हो सकता है। जस्ट थिंक ऑफ योर पेरेंट्स व्हेन दे हैड स्टार्टेड यूजिंग दीज फोन्स, एंड्रॉइड फोन्स, राइट? तो यहाँ पर इनिशियली उनको थोड़ा सा कंस्ट्रेंट लगा, देन उसके बाद में यूज टू हो गए। तो सक्सेसफुल डिसीजंस जो होते हैं उसमें कमिटमेंट लगती है। हम यहाँ पर डिटर्मिनेशन शो कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर चैलेंजेस तो फेस करने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी हम कंसिस्टेंसी मेंटेन रखेंगे, और एबिलिटी की हम यहाँ पर डिफेंड करें अपने जो डिसीजंस हैं दूसरों के लिए, इवन इन द फेस ऑफ डिसएग्रीमेंट, वो हमारा कमिटमेंट शो करता है। इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन में क्या आएगा? यहाँ पर फाइनलाइज करने से पहले हम प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं हर एक ऑप्शन के। तो जब हमने यहाँ पर मान लो कोई मार्केटिंग एजेंसी चूज करनी है ना? तो एक कंपनी यहाँ पर उसकी कॉस्ट देखेगी, फिर एक्सपीरियंस देखेगी, फिर उन्होंने अलग अलग प्रोजेक्ट्स में कितनी सक्सेस गेन की है ये देखेगी, और कस्टमर के रिव्यूज कैसे हैं ये देखेगी। तो इवैल्यूएशन एक फंडामेंटल एस्पेक्ट होता है इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग का, जिसमें एक थॉरो एग्जामिनेशन होगा सभी अवेलेबल ऑप्शंस का, कंसीडर करेंगे प्रोज एंड कॉन्स, उसके बाद में यहाँ पर चॉइस बनाते हैं। तो जो ऑब्जेक्टिविटी है वो क्रूशियल होती है इवैल्यूएशन प्रोसेस के टाइम पर, और एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू जो है सिचुएशन का वो हमें मिलता है मल्टीपल पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पर इसे आप कैसे याद कर सकते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? रैशनल डिसीजन मेकिंग, इसके अलावा आपका डिसीजन प्रोसेस, देन आपकी सिलेक्टिविटी, पर्पस, पॉजिटिव, कमिटमेंट और इवैल्यूएशन। ठीक है? तो कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स डिसीजन मेकिंग की देखी जाती हैं। नाउ लेट्स कम टू टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग में हम देखेंगे कि हमारे पास में अलग-अलग टाइप्स के लिए किस तरह से यहाँ पर करना है वो अलग-अलग चीज़ों पर डिपेंड करेगा, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले आता है बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ सर्टेनिटी। तो इसमें एक एग्जांपल लेकर चलते हैं कि अब मानकर चलो आपको यहाँ पर, ठीक है, लीव जो है चाहिए ऑफिस से। अब यहाँ पर ऑफिसेस की अपनी-अपनी पॉलिसीज होती हैं, उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हो, अपनी जो लीव है उसे अप्रूव करवा लेते हो। अब नेक्स्ट यहाँ पर हो सकता है कि ऑटो रीऑर्डर इन्वेंट्री हो, है ना? आपने डिसाइड किया कि यहाँ पर जो इन्वेंट्री है मैंने आपको एक क्लास में, चलो मैं अलग से दे देती हूँ आपको एग्जांपल। देखो सुपरमार्केट्स होते हैं, अब सुपरमार्केट्स क्या करते हैं, उनके पास में बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री होती है, तो कौन सा सामान खत्म हो रहा है, कौन सा शुरू हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा? तो वो लोग जो बारकोड्स यूज़ करते हैं ना, उस बारकोड्स को यहाँ पर अलग-अलग शेल्फ्स के साथ में एडजस्ट कर लिया जाता है, और कितनी यूनिट्स हैं। तो जब यहाँ पर मिनिमल यूनिट्स बचती हैं, तो यहाँ ये जो बारकोड स्कैन हुआ, मान लो लास्ट यहाँ पर यूनिट जो थी वो किसी हमारे कस्टमर ने खरीद ली, तो एक मैसेज सिंपली सप्लायर के पास चला जाता है कि अब हमें यहाँ पर रिफिल करना है इन्वेंट्री को, और सप्लायर सामान भेज देते हैं। समझ में आया? तो ये हमारा कब होता है, जैसे हमें ऑटो रीऑर्डर करवाना है इन्वेंट्री का, या फिर हमें यहाँ पर बिलिंग्स होती हैं, रिफंड्स होती हैं, तो वो रूल्स के अकॉर्डिंग जाती हैं। तो कुछ प्रोग्राम्ड और नॉन प्रोग्राम डिसीजंस रहते हैं। अब प्रोग्राम डिसीजंस कौन से होते हैं? प्रोग्राम डिसीजंस वो हो गए जो कि रूटीन वाले होते हैं, है ना? एवरीडे यू वेक अप एंड यू डू सर्टेन थिंग्स, तो वो यहाँ पर होती हैं, रिपीटेटिव होते हैं नेचर में, और ये रूल बेस्ड डिसीजंस होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपकी जो अनसर्टेनिटी है वो यहाँ बहुत कम हो जाती है, कोई खास डिटेल में आप चीजों को नहीं सोच रहे होते हो। तो ये रूटीन डिसीजंस जो होते हैं ये वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स के लिए हमने ऑलरेडी बना रखे होते हैं। यहाँ पर क्लियर प्रोसीजर्स या रूल्स एस्टैब्लिश होते हैं कि किस तरह से डिसीजंस हमें लेने हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमें लीव चाहिए तो पॉलिसी कैसी है कंपनी की, उसके अकॉर्डिंग हम लीव के लिए अप्लाई कर देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स रिपीटेटिव जो होते हैं ये हमारे फ्रिक्वेंटली होते हैं, बहुत ऑफन ये हैपन होते रहते हैं, बेसिकली होते रहते हैं, ठीक है? स्ट्रक्चर की बात करें तो ये यहाँ पर स्टैंडर्ड प्रोसेस रखते हैं, तो क्लियर गाइडलाइंस और प्रोसीजर्स मिल जाएंगे। मिनिमल अनसर्टेनिटी होती है तो यहाँ पर सॉल्यूशंस जो होते हैं वो बिल्कुल क्लियर वेल डिफाइंड होते हैं, क्विक और एफिशिएंट होते हैं, तो कोई डिटेल थिंकिंग यहाँ पर हमारी नहीं लगती, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि हमें परचेज ऑर्डर्स जो हैं बिलो अ सर्टेन अमाउंट अप्रूव करने हैं, कस्टमर रिटर्न्स जो होते हैं वो कंपनी पॉलिसी के ऊपर बेस्ड होते हैं। इसके अलावा ग्रांट करेंगे एम्प्लॉयज लीव्स बेस्ड ऑन सेट क्राइटेरिया,
डिसाइड करेंगे कैसे रीऑर्डर जो है वो इन्वेंट्री लेवल के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। नॉन प्रोग्राम डिसीजंस में हम क्या देखते हैं, ये न्यू अनयूजुअल अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजंस होते हैं जहाँ पर क्रिएटिविटी की जरूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर नॉवल चॉइसेस होती हैं जिसमें कि हमारे पास में न्यू एम्बिगियस प्रॉब्लम लैकिंग क्लियर कट प्रोसीजर्स जो हैं वो हमें करने होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर यूनिक होते हैं ये, सबसे पहले तो एनकाउंटर करेंगे इनको इनफ्रिक्वेंटली और फॉर द फर्स्ट टाइम। अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं तो यहाँ पर हमें ना जजमेंट की जरूरत पड़ जाती है क्योंकि कोई भी क्लियर गाइडलाइंस या प्रोसीजर्स नहीं है। फिर हाई सर्टेनिटी की बात करें तो ये आपका यहाँ पर क्लियर फ्यूचर जो है वो हमारे लिए नहीं देखने के लिए मिलता। तो सॉल्यूशंस में हमें एनालिसिस या फिर कुछ ना कुछ यहाँ पर इनोवेशन लाना पड़ता है एंड ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग और स्लो होते हैं नेचर में। तो जो डिसीजंस हैं उसमें हमें रिसर्च और एनालिसिस ये सभी चीजें करनी पड़ेंगी। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हमने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया या हम किसी फॉरेन मार्केट में जा रहे हैं पहली बार, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें नई सिचुएशन मिलेगी, नई जजमेंट करनी पड़ेगी, फ्यूचर का हमें कोई खास क्लैरिटी होगा नहीं, रिसर्च बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, चीजों को एनालाइज करना पड़ेगा, है ना। या फिर कोई ब्रांड क्राइसिस हो गया उसको हमें हैंडल करना है, तो कॉम्प्लेक्स कंज्यूमर कंप्लेंट आ गई, कोई सेट प्रोटोकॉल नहीं है इसके रिलेटेड, तो बेस्ट कैंडिडेट हमें चूज करना है फॉर अ क्रिटिकल लीडरशिप पोजीशन। नेक्स्ट आते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व्ड। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास तो ये इंडिविजुअल डिसीजंस हो सकते हैं आपके और ग्रुप डिसीजंस हो सकते हैं। इंडिविजुअल डिसीजंस में चॉइसेस जो हैं वो यहाँ पर कोई एक पर्सन लेता है। ठीक है, और इसके प्रोस क्या रहेंगे कि यहाँ पर आप फास्ट क्लियर डिसीजंस ले पाते हो, और ये जो पर्सन डिसीजन ले रहे हैं ये अपनी नॉलेज एक्सपीरियंस और जजमेंट के ऊपर ही चलते हैं। तो जैसे कोई रेस्टोरेंट ऑनर है तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई डे का मेन्यू ये रहेगा, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास में इंडिपेंडेंस हो गई फ्रॉम एक्सटर्नल प्रेशर और इन्फ्लुएंस, सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है आउटकम की, क्विकर डिसीजन मेकिंग हो जाती है, हमें यहाँ पर कंसल्ट नहीं करना बहुत सारे लोगों से, और पोटेंशियल बायस जो है वो देखने के लिए मिल जाती है इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव्स और लिमिटेशंस के अकॉर्डिंग। तो जैसे मैंने बताया प्रोज में आपके पास में ये काफी फास्ट रहते हैं तो स्विफ्टनेस देखने के लिए मिलेगी, अर्जेंट या फिर टाइम सेंसिटिव मैटर्स के लिए तो फास्ट हो गए, क्लैरिटी और विजन हो जाता है, इंडिविजुअल गोल्स और प्रायोरिटीज जो हैं वो हमारी अलाइन रहती हैं। अकाउंटेबिलिटी में हम देखेंगे कि सेंस ऑफ ओनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो डाइवर्स व्यूज भी हो जाते हैं। कॉन्स की बात करते हैं तो स्लो होता है, ये लिमिटेड पर्सपेक्टिव है, ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स पॉसिबल हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे कि डाइवर्स व्यू पॉइंट्स एंड साइड्स जो हैं उस पर आप मिस आउट कर देते हो, इंडिविजुअल बाइसेस या जो नॉलेज गैप्स हैं ये मिस्टेक्स की तरफ आपको लेकर जाती हैं। लैक ऑफ बाय इन देखने के लिए मिलता है तो रेजिस्टेंस फेस करेंगे फ्रॉम दोज नॉट इन्वॉल्व इन डिसीजन। नेक्स्ट यहाँ पर आता है ग्रुप डिसीजंस में आपके पास में बेसिकली इसको कौन लेगा, एक पूरा ग्रुप ले रहा है तो मल्टीपल पीपल इन्वॉल्व है, कलेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल जो कि अपनी कंबाइंड नॉलेज पर्सपेक्टिव्स और एक्सपीरियंस लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर कोलैबोरेशन हो रहा है, अलग अलग व्यू पॉइंट्स आते हैं, एक्सपर्टीज प्रोवाइड की जाती है और उसको पूल कर कर हम एक डिसीजन लेंगे। पोटेंशियल है कि कुछ क्रिएटिव सोल्यूशंस आ जाएंगे जो इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज से थोड़ा ऊपर है। देखो यूजुअली क्या होता है, जैसे मैं अपने ग्रुप की मीटिंग्स वगैरह में बताती हूँ, किसी ने एक बात बोली, ठीक है, तो दूसरे पर्सन ने बोला कि नहीं इसमें ना हम थोड़ा सा ये मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, तीसरे ने और थोड़ा बताया, एंड ऑल टुगेदर एक बहुत ही इनोवेटिव और यहाँ पर क्रिएटिव चीज सामने आ जाती है। इसके अलावा शेयर्ड ओनरशिप होती है, बाय इन यहाँ पर आपका इंक्रीज होता है, कमिटमेंट आती है पार्टिसिपेंट से, टाइम कंज्यूमिंग देखने के लिए मिलेगा, डिस्कशंस और कंसेंसस बिल्डिंग जो है वो आपका अच्छा खासा टाइम ले जाती है। तो प्रोस क्या रहेंगे, क्वालिटी अच्छी आ जाएगी, है ना, व्यूज काफी डाइवर्स रहेंगे, तो यहाँ पर ब्रॉड रेंज ऑफ पर्सपेक्टिव जो है ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन आपको देते हैं। यहाँ आपके पास शेयर डिसीजन मेकिंग होती है, फॉस्टर करते हैं ग्रेट कॉपरेशन एंड कमिटमेंट, रिड्यूस हो जाएंगे रिस्क ऑफ एरर्स, ग्रुप डिस्कशन जो है वो आइडेंटिफाई और मिटिगेट करेंगे पोटेंशियल फ्लॉज को। कॉन्स की बात कर देते हैं। कॉन्स में यहाँ पर हम देखेंगे कि आपको देखने के लिए मिलेगा काफी स्लो होगा, ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर पॉसिबल होती हैं, क्लैरिटी नहीं आ रही आउटकम्स के ऊपर, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज या ग्रुप थिंग्स जो हैं वो डाइवर्स व्यू पॉइंट्स को स्टिफल कर देती हैं, डोमिनेशन यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की ज्यादा हो गई, कंसेंसस जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है, रिसोर्स इंटेंसिव हो गया। फिर आता है बेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसीजन, तो यहाँ पर हमारे पास में स्ट्रैटेजिक डिसीजन हो सकते हैं, है ना,
तो यहाँ पर स्ट्रैटेजिक डिसीजंस में क्या होगा, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है जैसे टॉप मैनेजमेंट यहाँ पर लेकर चलता है, और ये हमें एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट दिखाती है ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल के ऊपर। तो इसमें सीनियर मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये सब इन्वॉल्व होते हैं, और डिसाइड जैसे हम करें कि भाई किसी न्यू मार्केट में जाना है या नहीं जाना, ठीक है, या फिर मर्जर्स एक्विजिशंस वाले जो डिसीजंस होते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास में लॉन्ग टर्म फोकस होता है। हम यहाँ पर मल्टीपल ईयर्स की बात लेकर चलेंगे, फ्यूचर कंसिडर करेंगे, जो कि ऑफन स्पैन करेगा ओवर द ईयर्स एंड इवन डिकेड्स। हाई इम्पैक्ट, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ये इम्पैक्ट कर सकता है, उसकी सक्सेस या फेलियर को। रिसोर्स एलोकेशन यहाँ पर जो होते हैं वहाँ पर मेजर इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, तो यहाँ पर ये भी देखा जाता है कि किस तरह से उन्हें डिप्लॉय किया जाए। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाती है, तो यहाँ पर हम क्रिएट या मेंटेन करेंगे सस्टेनेबल एज ओवर कॉम्पिटिटर्स। अनसर्टेनिटी होती है, अनसर्टेन फ्यूचर है, नेविगेट करेंगे कॉम्प्लेक्स एंड अनप्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट से। तो यहाँ पर अगर हमें इफेक्टिव स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेने हैं, तो हमें क्या करना होगा, विजन और मिशन की तरह काम करना होगा। एक क्लियर विजन, एक क्लियर मिशन, यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस, उसके एस्पिरेशंस को डिफाइन करें। एनवायरमेंटल एनालिसिस करनी होगी, इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस, ताकि हम करेंट लैंडस्केप को समझे, अपॉर्चुनिटीज को और चैलेंजेस को। स्ट्रेटेजिक ऑप्शन होना चाहिए, डेवलप और इवेलुएट करेंगे स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस, इनकी फिजिबिलिटी देखेंगे, पोटेंशियल इम्पैक्ट और अलाइन करेंगे ओवरऑल विजन के साथ में। रिस्क असेसमेंट होगी, तो आइडेंटिफाई और असेस करेंगे क्या क्या पोटेंशियल रिस्क एसोसिएटेड है हर ऑप्शन के साथ, और मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज। इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग में क्लियर इम्प्लीमेंटेशन प्लान होगा, मॉनिटर करेंगे प्रोग्रेस को रेगुलरली और एडजस्टमेंट्स करेंगे, ठीक है। देन आता है आपका टैक्टिकल डिसीजंस, यहाँ पर मीडियम टर्म होता है ये, जिसको मिडिल मैनेजमेंट करेगा ताकि स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट कर पाए। तो डिसाइड करेंगे कैसे एलोकेट करना है रिसोर्सेज को फॉर अ प्रोजेक्ट फॉर टैक्टिकल डिसीजंस। अब ये मीडियम टर्म है ना, मैनेजमेंट है यहाँ पर, मिडिल मैनेजमेंट आपका इम्प्लीमेंट करा रहा है स्ट्रेटजीज। तो वैसे ही इसकी कुछ यहाँ पर की कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि शॉर्ट टर्म फोकस होता है इमीडिएट और मिड टर्म के लिए, विद इन फ्यू मंथ्स और ईयर्स। इसके अलावा स्पेसिफिसिटी है कि यहाँ पर ब्रॉड स्ट्रेटेजिक गोल्स रहेंगे, कॉन्क्रीट डिसीजंस और स्टेप्स लिए जाएंगे। रिसोर्स एलोकेशन होगी, तो डिटरमिन करेंगे कि कैसे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है विद इन एस्टैब्लिश्ड स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क। अलाउ करेंगे एडजस्टमेंट्स और कोर्स करेक्शन बेस्ड ऑन चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। एक्शन ओरिएंटेड रहेगा, तो फोकस करेंगे कि कैसे और कब यहाँ पर इन स्ट्रैटेजीज को हमें इम्प्लीमेंट करना है। अब यहाँ पर टैक्टिकल डिसीजंस हमें बनाने हैं इफेक्टिव, तो सबसे पहले तो स्ट्रैटेजी के साथ अलाइन करना होगा, क्लियरली अलाइंड हो और सपोर्ट करे ओवरऑल स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को। प्रायोरिटाइज करेंगे एक्शंस को जो कि मोस्ट वैल्यू और यहाँ पर इम्पैक्ट विद इन गिवन कंस्ट्रेंट्स हमें डिलीवर करे। बेस्ड डिसीजंस जो है वो रेलिवेंट डेटा, मैट्रिसेस, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के ऊपर होने चाहिए। क्लियर कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन होना चाहिए क्रॉस टीम्स, ताकि इंश्योर करे कोऑर्डिनेटेड एग्जीक्यूशन। रेगुलरली मॉनिटर करेंगे प्रोग्रेस, असेस करेंगे रिजल्ट्स को और प्रिपेयर करेंगे खुद को ताकि अडॉप्ट करें टैक्टिक्स एज इंटेंडेड। अब नेक्स्ट यहाँ पर आता है ऑपरेशनल डिसीजंस, जो डेली रूटीन डिसीजंस यहाँ पर हमारे लोअर लेवल स्टाफ्स लेते हैं। डे टू डे डिसीजंस यहाँ पर टू कीप एन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल रनिंग स्मूथली। ऑपरेशनल डिसीजंस यहाँ पर लोअर लेवल एम्प्लॉयज लेते हैं। एग्जांपल है कि डिसाइड करेंगे कि क्या करना है कंज्यूमर कंप्लेंट के साथ में, ये एक ऑपरेशनल डिसीजन है। तो कैसे हैंडल करोगे कंज्यूमर कंप्लेंट्स को, असाइन करोगे डेली टास्क वर्कर्स को। तो यहाँ पर ये आपका इमीडिएट और डेली टास्क के साथ में विद इन आवर्स या डेज रहेगा। कॉन्क्रीट एक्शंस, प्रोसीजर्स यहाँ पर किस तरह से फुलफिल करने स्पेसिफिक टास्क को, फॉलो करने एस्टैब्लिश प्रोटोकॉल्स एंड गाइडलाइंस। फ्रिक्वेंटली यहाँ पर हम हाई वॉल्यूम थ्रू आउट द डे बाय वेरियस पर्सनल से बनाते हैं, डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे एफिशिएंसी एंड क्वालिटी ऑफ डेली ऑपरेशंस। तो यहाँ पर इफेक्टिव ऑपरेशनल डिसीजंस लिए जाते हैं, क्लियर प्रोसीजर्स गाइडलाइंस एस्टैब्लिश की जाएंगी। टेक्नोलॉजी ऑटोमेट करती है रिपीटेटिव डिसीजंस को और प्रोसेसेस को। यूटिलाइज करते हैं डेटा और परफॉर्मेंस मैट्रिसेस। डेलीगेट करेंगे डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ताकि क्लोजेस्ट टू अपने ऑपरेशन में सिलेक्ट करें। एक कल्चर ऑफ कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट एंड रिफाइनमेंट ऑपरेशनल प्रैक्टिसेस का हमें लेकर आना होगा। नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन डिसीजन मेकिंग स्टाइल, रैशनल डिसीजन मेकिंग या फिर इंट्यूटिव। इंट्यूटिव इसके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि आप लॉजिक, फैक्ट बेस्ड, स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेकर जा रहे हो,
तो ये एक डेलिब्रेट लॉजिकल अप्रोच है जिसमें कि डिसीजन मेकिंग में हम जितने भी हमारे अवेलेबल एविडेंसेस एंड चूजिंग द ऑप्शन जो यहाँ पर हमारे डिजायर्ड आउटकम्स की तरफ हमें लेकर जाएगा वहां जाएंगे। की कैरेक्टरिस्टिक्स रैशनल डिसीजन मेकिंग के लिए यहाँ पर फोकस करोगे डेटा पर, है ना, फैक्ट्स पर, एविडेंसेस पर, रेदर देन इमोशंस या फिर बायसेस। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिविटी के बाद में हमारी दूसरी अप्रोचेस, जैसे कि अगर हम बात करें कि रैशनल थिंकिंग में हमारे पास में लॉजिकल एनालिसिस होती है, तो हम वो जो लॉजिकल एनालिसिस कर रहे हैं उसमें एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच लेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और कैसे यहाँ पर जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनके हमें यहाँ पर उन्हें एवेलुएट करना होगा और ऑप्टिमल वंस जो हैं उन्हें हमें यहाँ पर चूज करना है। मैक्सिमाइजेशन हम यूटिलिटी में करेंगे, अचीव करेंगे जो बेस्ट बेस्ट पॉसिबल आउटकम हो बेस्ड ऑन जो भी हमारा डिफाइंड क्राइटेरिया एंड प्रेफरेंसेस हैं। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होगी, वे करेंगे कि क्या क्या पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं ईच ऑप्शन के अगेंस्ट द एसोसिएटेड कॉस्ट एंड रिस्क। ओपननेस रहेगा इंफॉर्मेशन में, कंसिडर करेंगे सभी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अगर यहाँ पर ये कॉन्ट्राडिक्ट करेगा इनिशियल अजम्पशंस को। गाइस एक बात बोलनी है, तो एक दो स्टूडेंट्स ने ऐसा बोला कि आप मोस्ट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नहीं बता रहे कि क्या एग्जाम में आएगा। तो मैं सारा सिलेबस कवर कर रही हूँ, लेकिन उस वे में कर रही हूँ कि जितना एग्जाम में क्वेश्चंस जिस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। ऐसा फालतू में मोटा-मोटा 100-100 पेज का पीडीएफ बनाकर दे दूँ, उससे हम कंटेंट पढ़ें, फिर आप उसमें सिलेक्ट करो कि अच्छा ये वाला इम्पोर्टेंट है। और एक सिचुएशन है कि जो हमारे पास इम्पोर्टेंट है, जो रेलेवेंट कंटेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे वो करवा दूँ। तो वो हमारे पास में जो ऑप्शन रहेगा, मैं सेकंड वाले के साथ जाती हूँ कि जो रेलेवेंट है वो पढ़ाओ। उसमें से ही एग्जाम में फँसेगा, 100 पेज की एक पीडीएफ लेकर आऊँ, उस एक पीडीएफ से मैं आपको पढ़ाने बैठूँ, अपना भी टाइम वेस्ट करूँ, आपका भी टाइम वेस्ट करूँ, ये मैं नहीं करने वाली हूँ, ठीक है? मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में डिटेल्स में नहीं जाऊँगी कि दूसरे कोचिंग्स कैसे काम करते हैं, बट मुझे बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है दूसरे कोचिंग्स के साथ में भी। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैम ने हमें सिर्फ़ इतना ही पढ़ाया है या मैम ने सिर्फ़ इतना ही बताया है, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस तो वहीं से आ रहे हैं। जिन लोगों ने पीएफआरडी का एग्ज़ाम दिया, आईएफएससी का एग्ज़ाम दिया, ठीक है? सब लोगों ने ये बोला कि हाँ, जितना पढ़ाया वहीं से आया। तो एटलीस्ट थोड़ा-सा ना आपको भी फेथ और ट्रस्ट रखना पड़ता है अपने फैकल्टी के ऊपर। अलोंग विद दैट मैं कभी भी कोर्सेज बेचती नहीं हूँ। आई जस्ट टेल कि हमारे पास ये कोर्सेज हैं, आपको लेने हैं आप लो, आपको नहीं लेने हैं मत लो। मैं यहाँ पर कभी भी पेड अनपेड स्टूडेंट्स के बीच में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं करती। तो इट इज़ ओनली अप टू यू कि अगर आपको कोर्सेज पसंद है, क्लासेस समझ आ रही हैं, खरीदो। वरना बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं, ऑफ कोर्स वो आपको सारे कोर्सेज बेचते हैं, सपने बेचते हैं। मैं सपने बेचने में नहीं, सपनों को पूरा करने में भरोसा रखती हूँ। दिस इज समथिंग दैट आई कैन से। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग, तो ये एक गट फीलिंग अप्रोच रहती है जिसमें कि हम जो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं वो अनकॉन्शियस थॉट्स एंड फीलिंग्स के ऊपर है। इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग कैन बी इफेक्टिव इन सम सिचुएशंस, जो कि यहाँ पर आपकी एरर्स आ रही हैं अगर जजमेंट्स में, ठीक है, तो उसकी तरफ हमें लेकर जाता है। तो की कैरेक्टरिस्टिक्स इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग की क्या रहती हैं? तो आपके इंट्यूशंस के अकॉर्डिंग अगर आप जा रहे हो तो इंस्टीट्यूशन आपके जो होते हैं इंस्टीट्यूशन इंट्यूशन सॉरी है ना, वो यहाँ पर गट फीलिंग के अकॉर्डिंग, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, इमोशंस के अकॉर्डिंग है। तो एक सबकॉन्शियस प्रोसेसिंग बन जाती है जो कि इम्प्लिसिट नॉलेज जो थी, जो एक्सपीरियंसेस हमारे पास रहे हैं, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है और अकॉर्डिंगली हम जाएंगे। रैपिड एंड ऑटोमेटिक रहता है, तो डिसीजंस यहाँ पर हम क्विकली लेते हैं बिना किसी कॉन्शियस डेलिब्रेशन के। होलिस्टिक अप्रोच रहेगी तो ओवरऑल कंटेक्स्ट और वाइब देखते हैं सिचुएशन की रेदर देन इंडिविजुअल डिटेल्स। पैटर्न रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं कि भाई यहाँ पर पास्ट एक्सपीरियंस क्या थे, क्या जो अभी हो रही है सिचुएशन वो पास्ट एक्सपीरियंस के जैसी ही है। सबकॉन्शियसली हम आइडेंटिफाई करते हैं फैमिलियर पैटर्न्स। इमोशनल अंडरकरेंट रहता है, इमोशंस और गट फीलिंग्स जो हैं वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। ओके, तो यहाँ पर अगर हम इन सभी को, जितनी भी हमारी डिसीजन मेकिंग के टाइप्स हैं उन्हें डिवाइड करें, तो हमारे पास एक है सर्टेनिटी, जिसमें हमारे पास में प्रोग्राम नॉन प्रोग्राम्ड है। प्रोग्राम्ड में आपका रूटीन बेस्ड आ जाएगा, जैसे कि लीव अप्रूवल का एग्जाम्पल मैंने दिया। नॉन प्रोग्राम्ड में आपके पास में आ जाता है न्यू सिचुएशंस, न्यू मार्केट डिसीजन जो हम ले रहे हैं, ठीक है। देन दूसरा आता है आपका पीपल। पीपल में हमारे पास में क्या होगा, इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, है ना, इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग, एक ही पर्सन सारी चीजें डिसाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने अपना डिसाइड करा तो एक ही पर्सन के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटीज चली जाती हैं। अगर ग्रुप होगा तो ग्रुप में हमारे पास में टीम डिसाइड करती है,
तो यहाँ पर थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन इनोवेशन भी मिलता है। इसके बाद में इम्पोर्टेंस होती है, तो इम्पोर्टेंस में हमारे पास में स्ट्रैटेजिक होता है और इंट्यूटिव होता है। स्ट्रैटेजिक में हमारा लॉन्ग टर्म रहता है, जिसमें कि हम डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। इंट्यूशंस में हम अकॉर्डिंग टू हमारे इंट्यूशंस जाते हैं। फिर आता है टैक्टिकल। टैक्टिकल में आपका मिड टर्म रहता है ये, है ना? स्ट्रैटेजिक जो होता है वो आपका लॉन्ग टर्म रहेगा और जो टैक्टिकल होता है वो आपका मिड टर्म रहता है। इसके अलावा यहाँ पर ऑपरेशनल में हमारे पास में डेली वाला होता है कि भाई सेम ही रूटीन फॉलो करना है, और एक हमारे पास में यहाँ पर रैशनल रहेगा, जिसमें कि हम लॉजिकल डेटा ये सब चीजें फॉलो करते हैं। इंट्यूशंस में हम गट फीलिंग के साथ में जा रहे होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। यहाँ पर हम देखेंगे कि स्वॉट एनालिसिस। देखो, स्वॉट एनालिसिस जो है वो मैनेजमेंट का हिस्सा होता है। अगर आपने आरबीआई से भी ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, देन यू विल गेट टू सी दैट। अदरवाइज यहाँ पर अगर आप नाबार्ड का ही एग्जाम दे रहे हो तो कोई ऐसा खास बहुत ज्यादा डिटेल में तो आपको नहीं जाना है। बट स्वॉट एनालिसिस में होता क्या है, हम यहाँ पर ना कोई भी चीज, कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, उससे पहले हमें देखना होगा कि क्या क्या हमारी स्ट्रेंथ है, क्या क्या हमारी वीकनेस है, इसके अलावा क्या-क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं और थ्रेट्स क्या-क्या हैं। तो स्वॉट एनालिसिस ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एंड ये मेजरली आपके सभी पेपर्स में आता है, ठीक है? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट नो अबाउट इट। तो यहाँ पर हमारे पास में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई और इवैल्यूएट करना है कि हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ्स क्या हैं। फिर हमें देखना है कि हमारी वीकनेसेस क्या हैं। इसके बाद में हमारे पास क्या-क्या एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। अलोंग विद दैट हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या-क्या हमारे पास में थ्रेट्स हैं जो कि बाहर से आ रहे हैं। तो ये जो टेक्निक है ये हमें करंट सिचुएशंस को एनालाइज करने में हेल्प करती है, और फिर यहाँ पर हम अपने लिए डिसीजंस ले रहे होते हैं अलाइनिंग विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अब स्ट्रेंथ्स की अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रेंथ्स में हमारे लिए क्या-क्या चीजें हो सकती हैं। हम एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू देते हैं, ओवरव्यू देते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स का। यहाँ पर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की जाती है गोल अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग। साथ में यहाँ पर कोलैबोरेट किया जाएगा और इनपुट्स हमारे अलग-अलग स्टेक होल्डर्स से मिलते हैं। तो एक मान लो यहाँ पर एक स्टार्टअप है, वो देखेगी कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से उसका प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर एक उसकी स्ट्रेंथ है, लेकिन वीकनेस है कि उसके पास लिमिटेड फंड्स हैं। अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर एक ग्रोइंग मार्केट देखा जा रहा है या फिर एक अनटैप्ड मार्केट देखा जा रहा है, और थ्रेट है कि यहाँ पर धीरे धीरे आकर कॉम्पिटिटर्स जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। तो ये हमारे लिए हो गई स्वॉट एनालिसिस। अब सब्जेक्टिव असेसमेंट होती है स्ट्रेंथ की, वीकनेस की, अपॉर्चुनिटीज की और थ्रेट्स की। तो माइट भी हमारे पास में क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमारे फैक्टर्स का ना मिले। तो प्रोस क्या होंगे, यहाँ पर एक फुल पिक्चर मिल गई, इंटरनल भी फैक्टर्स हमारे इन्वॉल्व हैं और एक्सटर्नल भी इन्वॉल्व हैं। साथ में प्लानिंग और स्ट्रैटेजी अच्छे से हो पा रही है। कॉन्स की बात करें तो यहाँ पर जो हमारी जजमेंट है उसके ऊपर चीजें बेस्ड होंगी, ना कि न्यूमेरिक और एग्जैक्ट हैं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इसको हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं कि जितना पैसा, जितनी कॉस्ट मेरी लगने वाली है, क्या उतना बेनिफिट मिलेगा? तो यहाँ पर जैसे एक कंपनी है, उसने मार्केटिंग में कोई पैसा लगाया, तो वो क्या देखेगी कि अच्छा मान लो 20 लाख रुपए मेरे मार्केटिंग में लग गए, तो मुझे एग्जैक्टली यहाँ पर 20 लाख का या उससे ज्यादा का ही बेनिफिट होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हमारे पास ज्यादा सेल्स आएगी ना? तो हम असेस करते हैं कॉस्ट को, बेनिफिट तो इसके साथ में हर एक ऑल्टरनेटिव के साथ में एसोसिएटेड है, और क्वांटिफाई करते हैं यहाँ पर, एंड देन कंपेयर करते हैं फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हमारे अलग अलग ऑप्शंस की, ताकि हम एक मोस्ट फेवरेबल चॉइस को यहाँ पर अपना पाए। तो क्या-क्या स्ट्रेंथ रहेंगी? सबसे पहले हम क्वांटिफाई और कंपेयर करते हैं फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अच्छा हमारे पास में इतना पैसा जा रहा है, तो हो सकता है कि मार्केटिंग में थोड़ी गुडविल भी हमारी क्रिएट हो जाए, एक लॉन्ग टर्म हमें यहाँ पर रेवेन्यूज मिले। इसके साथ में यहाँ पर क्या-क्या नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हमारी हो सकती हैं। फैसिलिटेट करेंगे यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन मेजरेबल क्राइटेरिया। कंपैरिजन होगा डिफरेंट ऑप्शंस का इन अ सिस्टमैटिक मैनर। वीकनेस की बात करें तो असाइन करेंगे मॉनेटरी वैल्यूज हमारे नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स में, ठीक है? तो यहाँ पर हो सकता है कि हमारे पास में कोई नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स हैं जिसमें कि हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर अपनी मॉनेटरी वैल्यू लगा दी। जैसे कि इमोशंस होते हैं, ब्रांड की वैल्यू होती है, अब गुडविल होती है, इसको आप क्या वैल्यू दे सकते हैं, थोड़ा मुश्किल होता है। रिलाई करेंगे एक्यूरेट कॉस्ट एंड बेनिफिट एस्टिमेट्स पर। नेक्स्ट यहाँ पर आता है डिसीजन ट्री। ये क्या होता है, एक विजुअल डायग्राम होगा जो कि हमारी चॉइसेस क्या रही, ठीक है, अकॉर्डिंगली हमारे आउटकम्स क्या रहे और अकॉर्डिंगली हमारी प्रोबेबिलिटीज क्या हैं
ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखते हैं। तो बैंक डिसाइड करेगा कि क्या उसे एक लोन को अप्रूव करना है या नहीं करना। अब ये बैंक कैसे डिसाइड करेगा, वो देखेगा कि ये जो कस्टमर को मैं पैसा दे रहा हूँ ये डिफॉल्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा, विजुअली हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारे ऑप्शंस क्या है, चॉइसेस क्या है, इनके पोटेंशियल आउटकम्स क्या रहेंगे, और ये जो टेक्निक है ये एनालाइज करिए कॉम्प्लेक्स डिसीजंस को हमारे मल्टीपल ब्रांचेस एंड अनसर्टेनिटीज के साथ में। फिर यहाँ पर हमें हेल्पिंग करनी है, बेसिकली हमारी किस चीज में हेल्प कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग में। तो हम कॉन्सिक्वेंसेस जो है अलग अलग चॉइसेस के, वो यहाँ पर एक तरीके से विजुअलाइज कर पाते हैं। तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स डिसीजंस और पोटेंशियल आउटकम्स में हेल्प करता है। प्रोबेबिलिटीज एंड अनसर्टेनिटीज जो है वो इनकॉर्पोरेट होती है, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच रहती है हमारी डिसीजन मेकिंग में। तो यहाँ पर ना हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग अप्रोच आ जाती है, स्ट्रक्चर्ड वे में आ जाती है, ताकि हम डिसीजन मेकिंग कर पाए। तो ये हमारे लिए गुड हो गया कॉम्प्लेक्स डिसीजंस के लिए, और कॉन्सिक्वेंसेस हमें क्लियरली यहाँ पर दिख जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर वीकनेसेस की बात करें तो बहुत ही ज्यादा बड़ा और कंफ्यूजिंग हो जाता है हमारे पास में, क्योंकि नंबर ऑफ डिसीजन मोड्स काफी सारे हैं, चॉइसेस हमारे पास बहुत सारी हैं, और हर एक के अकॉर्डिंग हम कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा बढ़ गई। एक्यूरेट प्रोबेबिलिटीज हमारे आउटकम्स की जो है वो हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं। तो रिलायबल प्रोबेबिलिटी डेटा भी हमें चाहिए। देन आता है पैरेटो एनालिसिस, नाउ दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर स्वॉट एनालिसिस हो गया आपका, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा अच्छे से याद करना, ये जो टेक्निक्स हैं। तो यहाँ पर फोकस किया जाएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉजेस हैं जो कि यहाँ पर मोस्ट प्रॉब्लम्स या फिर रिजल्ट्स की तरफ हमें लेकर जाते हैं। तो हम यहाँ पर 80/20 का वो लेते हैं। देखो मैं एक एग्जांपल देती हूँ बहुत प्यारा सा आपको। अगर आप मेरे वीडियोस के ना लेटेस्ट सेक्शन में जाओगे तो यू विल फाइंड हर वीडियो पर ना 80, 20, 30 ऐसे व्यूज आ रखे हैं, ठीक है, तो बहुत कम व्यूज हैं। बट अगर आप मेरे पॉपुलर सेक्शन में जाओगे तो आप देखोगे कि 7,000, 8,000, 6,000, 5,000 ऐसे व्यूज हैं। तो यहाँ पर ना मेरे पास में जो कंटेंट है, 20% कंटेंट मेरी वीडियोस का, वो मुझे मैक्सिमम यहाँ पर आप बोल सकते हैं व्यूअर्स ला कर देता है या स्टूडेंट्स ला कर देता है। लेकिन जो 80% है, ठीक है, वो यहाँ पर हमारे पास में जो कंटेंट है वो उतने लोग नहीं ला कर दे पा रहा। बेसिकली जो हमारे पास में क्या हो रहा है, 80%, ठीक है, मेरे पास जो कस्टमर्स आए या फिर व्यूअर्स आए या फिर स्टूडेंट्स आए, वो कहाँ से आ रहे हैं, वो 20% मेरी वीडियोस से आ रहे हैं। तो ये हमारे पास 80:20 का रूल रहता है, जिसमें हम देखते हैं कि आपके पास में 80% अगर प्रॉब्लम है तो वो 20% ही रीजन से आ रही है। तो बेसिकली यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करते हैं और प्रायोरिटाइज करते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर्स जो कि किसी प्रॉब्लम में या किसी डिसीजन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो टेक्निक यहाँ पर 80/20 प्रिंसिपल पर जाती है, जहाँ एक स्मॉल नंबर ऑफ फैक्टर्स यहाँ पर अकाउंट करता है फॉर द मेजॉरिटी ऑफ इम्पैक्ट। तो स्ट्रेंथ क्या है, हम प्रायोरिटाइज करते हैं मेजर इश्यूज को यहाँ पर। तो वाइटल फ्यू हमारे पास में जाते हैं ट्राइबल मैनी से। देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी कैन डू ऑन अवर चैनल, बट वी आर गोइंग फॉर पर्टिकुलर सिलेबस वाइज वीडियोस, एंड यहाँ पर हमारे पास वाइटल फ्यू वही है। फोकस कर रहे हैं ऑन प्रायोरिटाइजिंग की फैक्टर्स जो कि किसी एक प्रॉब्लम की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैंने देखा था कि जैसे मैंने ना स्टार्टिंग जो की थी वो यहाँ पर आपके लिए अकाउंटेंसी से की थी। क्यों की थी, क्योंकि मुझे खुद बहुत प्रॉब्लम हुई थी जब मैंने सेवी का एग्जाम दिया था फर्स्ट टाइम। तो मुझे कोई अच्छा फैकल्टी नहीं मिला था। देयर वर मैनी अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, आई वांट टू नेम फ्यू, ठीक है, लेकिन मैंने ना यहाँ पर 2 से 3 कोर्सेज खरीदे एंड आई कुड नॉट फाइंड अ वेरी गुड कोचिंग इंस्टीट्यूट दैट कैन टीच कॉमर्स इन इजी वे। उनके बाकी टीचर्स माइट भी अच्छे हों, बट यहाँ पर कॉमर्स मेरा मेन कंसर्न था, उसी के लिए मुझे फैकल्टी नहीं मिल रही थी। So what I had decided, क्योंकि I will study it, I will just do masters in it, and then I will be teaching it on the platform. And when I had started teaching it, I may not be sure कि यहाँ पर 100% लोगों को समझ आया, of course वो नहीं हो सकता, लेकिन मैं यहाँ पर डैम श्योर हूँ कि 80% जनता को समझ में आया, एंड दैट्स वाई ये जो चैनल है वो इतना ग्रो किया। तो हम यहाँ पर क्या समझ रहे हैं हम समझ रहे हैं कि कोई एक प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन हमें निकालना है। तो प्रायोरिटाइज किया हमने की फैक्टर्स को, हम एक सिंपल और विजुअल रिप्रेजेंटेशन लेकर आते हैं प्रायोरिटीज का। वीकनेस क्या है, ओवर सिंप्लीफाई हो जाती है बहुत बार कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, तो हम जो यहाँ पर दूसरे इश्यूज हैं उन्हें ही इग्नोर कर देते हैं। तो पैरेटो एनालिसिस में क्या हो रहा है, हम यहाँ पर प्रायोरिटाइज तो कर रहे हैं मेजर इश्यूज को, लेकिन हमें यहाँ पर दूसरे इश्यूज को कहीं ना कहीं इग्नोर हो जाते हैं। जो बाकी यहाँ पर 20% रीजन तो ठीक है, लेकिन जो छोटे छोटे रीजन हैं वो यहाँ पर आपके चले गए। सब्जेक्टिव जजमेंट होती है जब हमें सिग्निफिकेंस को डिटरमिन करना होता है। डिसीजन मैट्रिक्स, डिसीजन मैट्रिक्स में क्या होगा,
यहाँ पर हमारे पास में इवैल्यूएट कर रहे हैं ऑप्शंस यूजिंग अ टेबल एंड असाइन स्कोर्स, ऐड एंड चूज बेस्ट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक टेबल को बेसिकली ऑप्शंस इवैल्यूएट करेंगे, जिसमें हम एक टेबल देखेंगे, उस टेबल में कुछ स्कोर्स असाइन करेंगे और यहाँ पर जो बेस्ट है उसे चूज कर लेंगे। तो जैसे हमारे पास में मान लो वेंडर्स हैं, है ना, अब मेरे पास बहुत सारे वेंडर्स होते हैं, अब वो जो वेंडर्स हैं वो अलग अलग प्राइस, अलग अलग क्वालिटी और डिलीवरी टाइम देंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर वेंडर्स के लिए ABCD ऐसे बनाया। फिर मैंने देखा अच्छा क्या क्या टाइम ये लेकर जा रहे हैं और क्वालिटी, ठीक है, तो प्राइस, क्वालिटी, टाइम। अब यहाँ पर मैंने अकॉर्डिंगली क्या करना है, इनको वे और स्कोर दिया। जैसे मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर क्वालिटी है तो मैं क्वालिटी को सबसे ज्यादा वेटेज दूंगी, लेटर से 70% दे दिया। डिलीवरी टाइम को मैंने अगेन यहाँ पर 20 का और प्राइस जो है उसको 10 का दिया। जैसे मैं अपनी वीडियोस वगैरह आपको फ्री देती हूँ तो मेरे लिए प्राइस का ऑफ कोर्स उतना कोई खास वेटेज नहीं है, बट डेफिनेटली यहाँ पर नोट्स हमारे डाउनलोडेबल नहीं होते हैं, मैं पहले ही बता रही हूँ आपको। मैं बहुत बार वीडियोस में बताती हूँ, फिर स्टूडेंट्स खरीदने के बाद बोलते हैं, तो यहाँ पर बाकी टीम भी फिर गुस्सा करने लग जाती है मेरे साथ में, ऐसा हो जाता है। तो याद दिल थोड़ा ना समझा करो इस बात को कि लास्ट टाइम पे ना हमारे सारे नोट सर्कुलेट हो गए थे। आई डोंट वांट कि हार्ड वर्क लोगों का एटलीस्ट इस तरह से वेस्ट हो, ठीक है? तो यहाँ पर एटलीस्ट ड्यू आपको मिलना चाहिए अगर कोई मेहनत कर रहा है, ये भी आप समझो। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो प्राइस, क्वालिटी और हमारा टाइम, तो हमने क्या किया, जैसे प्राइस को सबसे कम वेटेज दिया, लेकिन एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपको ज्यादा वेटेज देना होता है इफ यू हैव टू रन विद द बिजनेस माइंड, ओके। आप कोई एनजीओ खोल रहे हो, आप कोई एनपीओ को चला रहे हो तो बात एक अलग है। अगर आप एक बिजनेस माइंड से जा रहे हो तो आपको एज अ स्टूडेंट भी मैं ये चीज बताऊंगी कि आपको जाना प्राइजेस के साथ ही होता है, ठीक है। मैम आप ऐसा क्यों नहीं कर रही, क्योंकि मेरे पास में जो टीम है उनके लिए हम लोग कोर्सेज बेचते हैं और मैं एज ऑफ नाउ तो अभी कुछ नहीं ले रही हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन में, और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि मैं इसे एक बिजनेस, प्रॉपर बिजनेस की तरह कन्वर्ट कर दूं। और ये चीज आपने सर की तरफ से भी देखी होगी कि सर भी आप लोग को कभी फोर्स नहीं करते चीजें करने के लिए। तो वो हमारी टीम के यहाँ पर एथिक्स बोल सकते हो, या हमारे पास में भगवान की दुआ से इतना पैसा है कि हम अगर कुछ ऊपर नीचे चीजें हैं बच्चों के साथ में और उनको फ्री में हेल्प कर दे तो चल जाता है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में वेंडर्स को हम प्राइस, क्वालिटी, डिलीवरी टाइम पर कवर करते हैं और आफ्टर सेल सर्विसेज में तो वेट्स और स्कोर्स हम यहाँ पर देख रहे होते हैं। तो हर एक क्राइटेरिया को हम वे असाइन करेंगे, सिस्टमैटिकली इवैल्यूएट करेंगे, स्कोर करेंगे, ऑल्टरनेटिव एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच देते हैं कंपेयर करने के लिए और रैंक करने के लिए चॉइसेस को। तो स्ट्रेंथ क्या है, क्लियर और स्ट्रक्चर्ड, यहाँ पर हमारे मल्टीपल क्राइटेरिया में ये अच्छे से काम करता है। तो सिस्टमैटिकली इवैल्यूएट करेंगे अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स, जैसे वेंडर्स हमने चेक किए अलग अलग क्राइटेरियाज में, जैसे हमने प्राइस, क्वालिटी और टाइम लेकर चले। फिर हमने यहाँ पर फैसिलिटेट किया ऑब्जेक्टिव कंपैरिजन एंड रैंकिंग। फिर ट्रांसपेरेंसी को एनहांस करना होता है डिसीजन मेकिंग में। तो वीकनेस में हमें रिक्वायर्ड है कि हम एक्यूरेट वेइंग करें हमारे क्राइटेरिया की, जो कि सब्जेक्टिव हो सकता है। इसके अलावा अज्यूम करेंगे कि जो क्राइटेरिया है वो इंडिपेंडेंट है, जो कि माइट नॉट बी द केस, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास में दो चीजें रहती हैं। अब यहाँ पर हमारे पास में प्रोज एंड कॉन्स एनालिसिस, ये भी एक मेथड है, ओके। वी आर नॉट रीडिंग द प्रोज एंड कॉन्स, ये प्रोज एंड कॉन्स इज अ मेथड एज वेल, जहां पर हम एडवांटेजेस एंड अपने डिसएडवांटेजेस हर एक ऑप्शन के लिए लिख लेते हैं, लिस्ट बना लेते हैं। जैसे हमने डिसाइड किया कि हमें यहाँ पर जॉब करनी है प्राइवेट, या फिर यहाँ पर हमें किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करनी है। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, प्रोज एंड कॉन्स हम देखेंगे कि अच्छा प्राइवेट में पैसा ज्यादा मिल रहा है लेकिन स्टेबल और सिक्योरिटी नहीं है। इसके अलावा गवर्नमेंट में हो सकता है कि यहाँ पर रिस्क फैक्टर बहुत बड़ा है, हमारा सब कुछ पढ़कर, सब कुछ जानकर, सब कुछ होकर भी हो सकता है कि शायद सिलेक्शन ना हो, और शायद यहाँ पर एक ही बार में हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो डिपेंडिंग अपॉन थिंग्स, तो हम हर चीज का प्लस माइनस देख रहे हैं। तो यहाँ पर सिंपल और क्विक होता है ये मेथड, एंड पर्सनल डिसीजंस के लिए अच्छा होता है। प्रोज एंड कॉन्स एनालिसिस में हम क्या करेंगे, एक सिंपल येट इफेक्टिव टेक्निक है जिसमें लिस्टिंग करेंगे एडवांटेजेस की और डिसएडवांटेज की, हमारे हर ऑल्टरनेटिव की। फिर यहाँ पर एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है स्ट्रेंथ की, वीकनेस की, हर ऑप्शन की। सिंपल है, इजी टू यूज है, क्रिटिकल थिंकिंग हम एनकरेज कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को, एक क्विक ओवरव्यू दे रहे हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस का। वीकनेस में हम यहाँ पर शायद सभी रेलेवेंट फैक्टर्स को कैप्चर ना कर पाए, इंडिविजुअल बायसनेस देखी जाएगी लिस्टिंग में और इवैल्यूएट करेंगे प्रोज एंड कॉन्स को। ब्रेन ये एक क्रिएटिव टेक्निक है। ब्रेन में क्या है, जैसे यहाँ पर एक हमारे पास पूरा का पूरा टीम है, सबको हमने प्रॉब्लम बताया और बोला कि आपके पास में जो भी इनोवेटिव अप्रोच है
आप लाकर दे सकते हो जो भी आइडियाज़ हैं। फिर हमारे पास बहुत सारे आइडियाज़ आए, उनमें से जो भी बेस्ट आइडिया है या फिर 2-3 आइडियाज़ को मिलाकर भी कई बार एक अच्छा आइडिया बन जाता है। तो हम यहाँ पर जज नहीं कर रहे हैं किसको, तो टीम यहाँ पर न्यू एडवर्टाइज़मेंट आइडिया के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करी। किसी ने मान लो कुछ एक अच्छा आइडिया दिया, दूसरे ने उसी में दूसरे और कुछ इनपुट्स दे दिए, तो वो और बेटर हो गया। तो यहाँ पर ग्रुप जो है, वो क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है एज़ मैनी आइडियाज़ एज़ पॉसिबल। तो एक क्रिएटिव टेक्निक है जिसमें कि जनरेशन होता है लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज़ का या अल्टरनेटिव्स का किसी भी ग्रुप सेटिंग में, जो कि पर्टिकुलरली यूज़फुल है कि हम यहाँ पर इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकालें और प्रमोट करें डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स को। स्ट्रेंथ क्या है? तो यहाँ पर हम क्रिएटिविटी को एनकरेज करते हैं, आइडिया जनरेशन कर पा रहे हैं, कोलैबोरेशन हो जाती है, हमारे सभी टीम मेंबर्स आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं, थॉट्स की डाइवर्सिटी हो रही है, एक पॉजिटिव ओपन माइंडेड एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है। वीकनेस क्या है? हो सकता है कि यहाँ पर जो मैनेजर है, लेट अस से मैनेजर ही बाइस्ड है। अब वो टीम मेंबर्स यहाँ पर जितने भी अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, वो उनको उतना ध्यान नहीं दे रहा जितना कि यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर लोगों के आइडियाज़ को ध्यान देता है, चाहे वो उतने अच्छे नहीं हैं। तो माइट बी डोमिनेंस हो जाए कुछ इंडिविजुअल्स की, और यहाँ पर जो क्वालिटी है आइडियाज़ की वो वेरी कर सकती है, मे बी हर बार प्रैक्टिकल ना हो। फिर आते हैं नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास में जो ग्रुप डिसीजन मेथड है उसको हम एक स्ट्रक्चर्ड वे में लेकर जाएंगे, जिसमें लोग क्या करेंगे, पहले ना अपने अपने आइडियाज को लिख लेंगे, लिखने के बाद उसे शेयर करेंगे, शेयर कर उसके बाद में इसको डिस्कस करेंगे आपस में, एंड देन यहाँ पर वोटिंग करते हैं और रैंकिंग करते हैं कि किसका आइडिया उन्हें सबसे अच्छा लगा। तो यहाँ पर हमारे पास में स्कूल से ऑफिस जो होते हैं, वो बेस्ट इवेंट की प्लानिंग कर रहे हैं अगर, तो पहले साइलेंट आइडिया लिखवाते हैं, ठीक है। तो नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, जिसमें एक स्ट्रक्चर्ड ग्रुप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगा जहां इंडिविजुअल्स इंडिपेंडेंटली कुछ आइडियाज जनरेट करेंगे, फिर यहाँ पर एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे ग्रुप में, कलेक्टिवली उनको रैंक करेंगे और इवेलुएट करेंगे बेस्ट ऑप्शंस। तो क्या फायदा हुआ, इक्वल पार्टिसिपेशन हो रहा है, तो इंडिविजुअल इनपुट कंबाइन होकर ग्रुप आपके साथ में ग्रुप कोलैबोरेशन आ रहा है, साथ में यहाँ पर जो डोमिनेंस या ग्रुप थिंकिंग थी वो अवॉइड हो पा रही है, इक्वल पार्टिसिपेशन है सभी ग्रुप मेंबर्स का, इन्फ्लुएंस यहाँ पर डोमिनेंट पर्सनालिटीज का थोड़ा रिड्यूस हो गया। फिर आती है वीकनेसेस। तो यहाँ पर ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है जिसमें कि हम यहाँ पर इसको इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग से अगर कंपेयर करें, और स्किल वैसे फैसिलिटेशन जो है वो हमारी इफेक्टिव होनी चाहिए, मीनिंग हमें यहाँ पर ट्रेन्ड फैसिलिटेटर्स चाहिए, और ये हमारे लिए टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ये क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टूल जिसमें हम डेटा यूज करते हैं, मॉडल्स यूज करते हैं डिसीजंस के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास में कंप्यूटर बेस्ड टूल्स एंड टेक्निक्स यूज हो रही हैं ताकि हम अपने डिसीजन मेकर्स को असिस्ट करें कि वो अपने डेटा को एनालाइज करें, इंसाइट्स जनरेट करें, इवेलुएट करें ऑल्टरनेटिव्स को। तो सिस्टम हमें एक सिस्टमैटिक और डेटा ड्रिवन अप्रोच प्रोवाइड कर रहा है डिसीजन मेकिंग में। तो यहाँ पर हमारे पास एक डेटा ड्रिवन अप्रोच है जिसमें हम ह्यूमन बाइस को कम कर देते हैं, एक्सपेंसिव सिस्टम है और एक्यूरेट डेटा हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो यूज हुआ कंप्यूटर बेस्ड टूल्स का, टेक्नोलॉजीज का, असिस्ट करा हमने डिसीजन मेकर्स को, एनालाइज करेंगे वो लोग हमारे लिए डेटा। इसमें एक अच्छा चीज बताओ, बैंक इसे यूज करते हैं ताकि लोन्स की ना स्कोरिंग करें। फिर यहाँ पर अगर उन्हें स्टॉक ट्रेडिंग करनी है तो यहाँ पर हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि प्रेडिक्ट कर पाते हैं। आजकल आप देखते एआई से बोलते हैं कि आपको ये पता चल पाएगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो वो सारी चीजों में हम इसे यूज कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी को डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग में यूज कर सकते हैं, रियल टाइम इंफॉर्मेशन और एनालिसिस मिलती है, ऑब्जेक्टिविटी हमारी एनहांस हो रही है, कॉग्निटिव बायसेस हमारी कम हो रही है। अब हम यहाँ पर ज्यादातर रैशनल थिंकिंग की तरफ जाएंगे, डिपेंडेंस हमारी एक्यूरेट और टाइमली डेटा पर बहुत ज्यादा हो गई, इनिशियल सेटअप कॉस्ट महंगा होगा, सॉफ्टवेयर वगैरह ऐसे महंगे होते हैं, और पोटेंशियल कॉम्प्लेक्सिटीज भी देखने के लिए मिलती हैं। देन आता है हमारा गेम थियरी। गेम थियरी में क्या होगा, हम डिसीजन मेकिंग जो है वो किसी कॉम्पिटिटिव या कोऑपरेटिव सिचुएशन में कर रहे हैं। जैसे कंपनीज हैं, अब उन्हें डिसाइड करनी है कि उनकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी, लेकिन उन्हें ये भी ध्यान में रखना होगा कि जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं वो यहाँ पर क्या मूव्स ले सकते हैं। जैसे हमने देखा था कि जब जियो ने अपना बहुत ही सस्ते सिम लेकर आया, तो उस टाइम पर एयरटेल, वोडाफोन सबने फिर अपने प्राइसेस चेंज करे। तो वैसे इनकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी कुछ और थी, लेकिन फिर कॉम्पिटिटर का क्या मूव था, उस पर भी ये डिपेंडेंसी थी। तो एक मैथमेटिकल अप्रोच है जिसमें कि डिसीजन मेकिंग में हम क्या करें, कंसीडर करें कि स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शन हो मल्टीपल डिसीजन मेकर्स का। तो सिचुएशन जहां पर कंपटीशन या कॉपरेशन या दोनों आ रहे हैं, वहां पर ये बेहतरीन रहता है। मॉडल में हम यहाँ पर क्या करें, स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शंस जो हैं
उनको हम मॉडल कर रहे हैं हमारे डिसीजन मेकर्स के बीच में। इनसाइट्स देंगे कॉम्पिटिटिव और कोऑपरेटिव डायनेमिक्स में, एप्लीकेबल होगा अलग अलग फील्ड्स में जैसे इकोनॉमिक, बिजनेस एक्सेट्रा। यहाँ पर रेशनल बिहेवियर जो है वो हम अज्यूम कर रहे हैं बाकी सभी प्लेयर्स के थ्रू भी, तो माइट बी दैट इज द केस और दैट माइट नॉट बी द केस। कॉम्प्लेक्स होगा जब बहुत ज्यादा प्लेयर्स यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं। फिर आता है आपका लास्ट वाला यहाँ पर सिनेरियो एनालिसिस। सिनेरियो एनालिसिस क्या है? हमने ना अपने दिमाग में इमेजिनरी सिचुएशंस बनाई कि अगर ये हुआ तो क्या होगा, ये हुआ। बचपन से करते आते हैं ना हम, यहाँ पर अलग अलग चीजें सोचते रहते हैं, फिर हम ऐसा होगा तो कैसे रिएक्ट करेंगे। ये भी वही है, हमने अलग अलग पॉसिबल फ्यूचर सिचुएशन सोची और अकॉर्डिंगली प्लान किया, है ना। तो यहाँ पर एक्सप्लोर करते हैं डिफरेंट पॉसिबल फ्यूचर सिनेरियोज, असेस करेंगे कि कैसे जो डिफरेंस हमारे डिफरेंट डिसीजंस हैं वो अलग अलग सिनेरियो में परफॉर्म कर सकते हैं। फिर अनसर्टेनिटीज के लिए हम खुद को प्रिपेयर करते हैं और रोबस्ट डिसीजंस लेते हैं। तो एंटिसिपेट करेंगे एंड प्रिपेयर करेंगे पॉसिबल फ्यूचर डेवलपमेंट, एनहांस करेंगे अडेप्टेबिलिटी हमारी अनसर्टेनिटीज के लिए, फैसिलिटेट करेंगे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग अलग अलग सिनेरियोज में। वीकनेस, डिफिकल्टी होती है इन प्रेडिक्टिंग ऑल पोटेंशियल सिनेरियोज, सारे पोटेंशियल सिनेरियोज हमारे लिए क्या क्या हो सकते हैं। अब यहाँ पर हमें कॉन्टिन्यूसली अपडेट करना होता है सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे सिचुएशंस इवॉल्व करती हैं। तो कंपनीज यहाँ पर स्ट्रेटेजीज बनाएंगे कि भाई क्या मेरे लिए बेस्ट केस मार्केट ग्रोथ हो सकती है, मीडियम ट्रेंड कब जा सकता है और रिसेशन कब हो सकता है। ठीक है, तीनों सिचुएशंस के लिए मैंने स्ट्रेटेजीज बनाई। तो यहाँ पर ये अनसर्टेनिटी और प्लानिंग के लिए बहुत अच्छी है, अडेप्टेबिलिटी हमारी इंप्रूव हो जाती है। लेकिन सभी सिनेरियोस प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है, ऐसा बहुत बार हमारे साथ लाइफ में भी होता है ना, हम उसके लिए प्लान ही नहीं होता, हमने जिंदगी में सोचा ही नहीं होता कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा, या फिर हमें कॉन्टिन्यूसली अपने आप को अपडेट करना होता है। ओके, तो हमने क्या क्या टेक्निक्स पढ़ ली, एक बार फटाफट मैं आपको यहाँ पर रिवीजन करा देती हूँ। सबसे पहले हमने देखा स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट। फिर हमने देखा यहाँ पर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, सीबीए जिसे बोल रहे थे, मनी वैल्यू कंपैरिजन की कितना कॉस्ट लगेगा, कितना बेनिफिट हो सकता है। डिसीजन ट्री विजुअलाइज करा हमने कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे। फिर हमने पैरेटो एनालिसिस किया जिसमें हमने पैरेटो में क्या देखा था कि 80:20 वाला रूल देखा था हमने। फिर यहाँ पर मैट्रिक्स हमारे पास थी कि हमने यहाँ पर डिसीजन मेकिंग के लिए मैट्रिक्स बनाई जिसमें हमने देखा कि हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, जैसे मैंने वेंडर वाला एग्जांपल दिया था। फिर हम प्रोज एंड कॉन्स वाले में गए थे जिसमें हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को लिस्ट करा। फिर इसके बाद में हम नॉमिनल ग्रुप टेक्निक में गए जहां हमने साइलेंटली अपने आइडियाज को लिखा, फिर ग्रुप के साथ में डिसीजन मेकिंग की रैंकिंग की। इसके अलावा हमने यहाँ पर डीएसएस यूज किया था जिसमें हमने कंप्यूटर बेस्ड डिसीजन लिए थे। इसके अलावा हमने गेम थियरी देखी जिसमें हम कंपटीशन स्ट्रेटजीज में जा रहे थे, जो जियो और एयरटेल वाला आपको एग्जांपल दिया। एंड देन आता है हमारे पास सिनेरियो एनालिसिस जिसमें फ्यूचर पॉसिबिलिटीज हमने देखी थी। ठीक है, तो ये हमारे पास में यहाँ पर टेक्निक्स हैं फॉर डिसीजन मेकिंग। अब जब डिसीजन मेकिंग हम कर रहे हैं तो कोई ना कोई परेशानी भी आएगी ही। हर कोई तो मैनेजर नहीं बन पाता, हर कोई लीडर नहीं बन पाता, हर कोई प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि हर कोई डिसीजन यहाँ पर नहीं ले पाता है और कुछ लोग डिसीजन लेकर भी उस पर नहीं चल पाते हैं। तो डिसीजन मेकिंग जो है उसमें भी हमें बहुत तरह की डिफिकल्टीज देखने के लिए मिलती हैं। तो डिसीजन मेकिंग जो है वो हमेशा स्मूथ तो रहेगी नहीं, मैनेजर्स के लिए बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे जो उनकी जजमेंट को और उनकी फाइनल चॉइस को अफेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ऐसी ही कुछ चीजें हम देखेंगे। यहाँ पर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसा है, इनहेरेंटली कॉम्प्लेक्स है। इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग डिफिकल्टीज को एनकाउंटर करते हैं, चैलेंजेस उनके सामने आते हैं। तो कुछ कॉमन डिफिकल्टीज जो हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में है उन्हें अब हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन आता है जिसमें कि हम देखेंगे कि जितने भी फैक्ट्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो अनसर्टेनिटी आ गई। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, उसने कोई प्रोडक्ट यहाँ पर लॉन्च किया लेकिन मार्केट रिसर्च वो नहीं कर पाए क्योंकि जो डेटा है कंज्यूमर प्रेफरेंस पर वो बहुत ही लिमिटेड अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर जब उन्होंने अपना प्रोडक्ट निकाल लिया उसके बाद हो सकता है कि प्रोडक्ट फेल कर जाए। तो लैक ऑफ एक्सेस है हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव एक्यूरेट इंफॉर्मेशन की, जो कि हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इम्पीड कर देती है। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पर अनसर्टेनिटी की तरफ ले गई, रिस्क जो है हमारे सब ऑप्टिमल चॉइसेस लेने का वो बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरा आता है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आ गई जिसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो गया डिसीजन मेकिंग में और हमारे जो डिसीजन है वो स्लो डाउन हो गए। जैसे मैनेजर को मान लो 50 मार्केट रिपोर्ट्स आ गई और 200 कस्टमर सर्वे आ गए, तो अब यहाँ पर
रेलेवेंट इनसाइट्स को फिल्टर आउट करना उनके लिए मुश्किल हो गया। तो एक एक्सेस अगर इंफॉर्मेशन की हो जाती है तो डिसीजन मेकर्स के लिए ओवरवेलमिंग सिचुएशन आ जाती है, जिसमें कि सॉर्टिंग करना लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को थोड़ा ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, डिसीजन फटीग हमारे लिए क्रिएट हो जाती है, और यहाँ पर हम एक क्लियर और टाइमली चॉइस तक अराइव नहीं कर पाते। कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, डिसीजन मेकर्स जो है इनके पास में कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, चैलेंजिंग हो गया उनके लिए कि वो प्रायोरिटाइज करें और अलाइन करें चॉइसेस को ओवर आर्किंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स या पर्सनल एम्स में। तो बैलेंस करना होता है कॉम्पिटिंग इंटरेस्ट को यहाँ पर, और ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसके बाद में आते हैं कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर हमारे। तो कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स में हमारे पास क्या होता है कि डिफरेंट गोल्स या स्टेक होल्डर्स जो हैं उनकी अलग अलग यहाँ पर प्रायोरिटीज हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट को कॉस्ट रिडक्शन चाहिए, एचआर चाहता है कि भाई एम्प्लॉयर्स को अच्छी फैसिलिटीज मिले, तो यहाँ पर फाइनेंस ने बोला कम पैसा लगाओ, एचआर बोला कि नहीं एम्प्लॉयज को थोड़ा बहुत तो यहाँ पर अच्छा एनवायरमेंट देना ही है। तो अलग अलग गोल्स की वजह से कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें आ जाती हैं। इमोशनल इन्फ्लुएंसेस, यहाँ पर इमोशंस जो हैं वो हमारे जैसे फियर, एक्साइटमेंट, स्ट्रेस, ईगो, बायस, ये सब हमारी थिंकिंग को यहाँ पर अफेक्ट करते हैं। तो किसी कैंडिडेट को अगर हमने रिजेक्ट किया उनके पर्सनल डिसलाइक की वजह से इंस्टेड ऑफ मेरिट, तो इमोशंस क्या कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करते हैं। फियर, स्ट्रेस, पर्सनल बायसेस क्लाउड कर देंगे जजमेंट को। डिसीजंस जो हैं जो हमारे लिए रैशनल या ऑब्जेक्टिव नहीं है उस वहां तक हम जाएंगे। इमोशनल डिसीजन मेकिंग जो है पर्टिकुलरली चैलेंजिंग हो जाती है हाई प्रेशर सिचुएशंस में। फिर आते हैं ग्रुप डायनामिक्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स की तरफ। तो ग्रुप डायनामिक्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स में ग्रुप डिसीजंस जो है इसमें हमारे पास में पावर स्ट्रगल आ जाता है, डिसएग्रीमेंट्स आ जाते हैं, हमारे जो डिसीजन मेकिंग थी उसमें डिलेस देखे जाते हैं। तो एक बोर्ड मीटिंग में मानकर चलो सीनियर लीडर्स जो हैं वो न्यू आइडियाज को अपोज कर रहे हैं क्योंकि उनके खुद के पर्सनल इंटरेस्ट को वो आगे रख रहे हैं, तो डिसीजन जो है वो पोस्टपोन हो गया। तो ग्रुप डिसीजन मेकिंग में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट आ गई टीम मेंबर्स के बीच में, पावर स्ट्रगल्स हो गए, डिफरिंग ओपिनियंस हो गए, जिसकी वजह से चैलेंजेस हमारे सामने आएंगे। तो कंसेंसस यहाँ पर हमारे लिए डिफिकल्ट होता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है। फिर आते हैं कॉग्निटिव बाइसेस। कॉग्निटिव बाइसेस में क्या होगा, यहाँ पर जो लोग हैं वो शॉर्टकट्स या पर्सनल बिलीफ्स पर जाते हैं रेदर देन वो लोग फैक्ट्स को यूज करें। तो हमारे पास दो तरह के कॉग्निटिव बाइस होते हैं, एक होता है कंफर्मेशन बाइस, कंफर्मेशन बाइस के अलावा दूसरा होता है एंकरिंग। अब कंफर्मेशन बाइस का क्या मतलब है कि जो भी हमारे पास में इंफॉर्मेशन हमारे बिलीफ को सपोर्ट कर रही है हम उसी इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे। जैसे कंफर्मेशन बाइस ना आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई मैनेजर है, उन्होंने वही रिपोर्ट्स यहाँ पर रीड करी जो कि वो ये दिखा रही है कि उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो काम कर रही है, जैसे आजकल गवर्नमेंट्स करती हैं। और एंकरिंग में क्या होता है, एम्प्लॉयज जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि उनकी जो सैलरी है वो उनके फर्स्ट ऑफर हर्ड के साथ में ही आए। तो बेसिकली हम अपनी फर्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ में स्टिक कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल्स यहाँ पर क्या करते हैं, प्रे फॉल प्रे हो जाता है, बेसिकली वो यहाँ पर इसका फॉलिंग प्रे क्या बोलेंगे हिंदी में, यू अंडरस्टैंड, यू आर फॉलिंग प्रे टू समथिंग, दैट मीन्स कि यहाँ पर किसी ने कोई चाल चली और आप यहाँ पर उसमें फंस गए टाइप, ओके। तो यहाँ पर वेरियस कॉग्निटिव बायसेस उनके सामने आएंगे, जिसमें कि जो कंफर्मेशन बायस है यहाँ पर फेवर करते हैं इंफॉर्मेशन जो कि कंफर्म करेगी प्री एग्जिस्टिंग बिलीफ्स को। एंकरिंग में हमारे पास बहुत ज्यादा हम अपने फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो एनकाउंटर्ड है उसकी तरफ जाएंगे। जैसे हमने देखा कि जो हमारे पास में एम्प्लॉइज हैं वो सैलरी फर्स्ट ऑफर हर्ड के अकॉर्डिंग ही चाहते हैं। तो ये जो बायसेस हैं ये डिस्टॉर्ट कर देते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को। फिर आता है रिसोर्स कंस्ट्रेंट। यहाँ पर क्या होगा, हो सकता है हमारे पास पैसा तो लिमिटेड है, टाइम और मैन पावर जो है वो भी कम है, तो ऐसे में यहाँ पर हमारे पास जो चॉइसेस हैं वो भी रिस्ट्रिक्ट हो गई। जैसे कंपनी जो है अब वो चीप टेक्नोलॉजी की तरफ जाएगी क्योंकि उसके पास में बजट लो है, फंड्स उतने नहीं है, इवन दो यहाँ पर बेटर ऑप्शंस हैं। तो लिमिटेड रिसोर्सेज वेदर इन टर्म्स ऑफ टाइम, फाइनेंस और मैन पावर, इसकी वजह से जो अवेलेबल ऑप्शंस एंड कॉम्प्रोमाइज हैं, हमारे पास में अवेलेबल ऑप्शंस हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो गए, और जो क्वालिटी है डिसीजन मेकिंग की वो भी कॉम्प्रोमाइज हो गई। तो जो रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स हैं वो फोर्स डिसीजंस, बेसिकली फोर्स करने डिसीजंस को जो कि सब ऑप्टिमल है लेकिन नेसेसरी है अंडर द सर्कमस्टांसेस। अनसर्टेनिटी एंड रिस्क,
तो फ्यूचर जो है वो इनहेरेंटली हमारा अनसर्टेन होता है। फ्यूचर आउटकम्स कैसे हैं? अननोन है। तो रिस्क यहाँ पर हाई हो जाता है। तो अगर मान लो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करा है या किसी वॉलेटाइल मार्केट में हम एंटर कर गए कि ज़्यादा रिटर्न्स मिल जाएँगे, बट यहाँ पर फिर हमें ये भी है कि रिस्क इन्वॉल्व्ड ज़्यादा है। तो फ्यूचर इनहेरेंटली अनसर्टेन होता है। डिसीजन मेकर्स यहाँ पर सिचुएशंस फेस करते हैं जहाँ पर अननोन आउटकम्स हैं। असेस करेंगे और मैनेज करेंगे रिस्क को, जो कि चैलेंजिंग हो सकता है, स्पेशली जब हम डील करेंगे अनप्रेडिक्टेबल एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ में। कल्चरल और एथिकल कंसिडरेशन, डिफरेंट कल्चरल वैल्यूज या एथिकल डायलेमास जो आ गए, तो हम यहाँ पर कॉम्प्लिकेट डिसीजंस कैसे लें। जैसे यहाँ पर एक बहुत सिंपल सी चीज बोली जाती है ना कि अगर एक यंग इंसान है वो डूब रहा है और एक बूढ़ा इंसान है वो डूब रहा है, आपसे पूछा जाए कि आप पहले किसको बचाओगे, तो आप इसका क्या आंसर दोगे बताओ? आप बूढ़े को बचाओगे या यंग को बचाओगे? तो आपको कुछ लोग बोलेंगे हम बूढ़े लोगों को बचाएँगे, कुछ लोग कहेंगे हम यंग को बचाएँगे। यहाँ पर सिंपल सी बात है, आपको उसको बचाना है जिसे आप पहले बचा सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर डिसीज़न्स जो हैं वो इन्वॉल्व करेंगे नेविगेटिंग कल्चरल डिफरेंसेस और एथिकल डायलेमास, बैलेंस करेंगे डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स, एंश्योर करेंगे कि जो डिसीज़न्स हैं वो अलाइन करें एथिकल स्टैंडर्ड्स के साथ में, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे ग्लोबल कंपनीज़ हैं वो डिसाइड करती हैं कि क्या पॉलिसीज उनके हॉलीडेज के साथ में, ड्रेस कोड के साथ में और वर्किंग कल्चर के साथ में होनी चाहिए अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। अब इसके अलावा हम ओवर एम्फेसाइज कर लेते हैं हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स पर, तो बहुत ज्यादा फोकस हमारा शॉर्ट टर्म गोल्स पर चला गया। जैसे इमीडिएट गेन्स हम ज्यादा लेना चाह रहे हैं और हमने लॉन्ग टर्म पर ध्यान नहीं दिया कि क्या हो सकता है। तो हमने क्या किया, जो ट्रेनिंग बजट था उसे कट डाउन कर दिया अपने पैसे को भी बचाने के लिए, लेकिन जो लॉन्ग टर्म एम्प्लॉइज थे उनकी प्रोडक्टिविटी भी ड्रॉप कर गई। तो एक फोकस हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स पर, हमारे लॉन्ग टर्म कंसिडरेशंस के एक्सपेंसेस पर हिंडर कर देगा स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। इमीडिएट नीड्स या जो प्रेशर्स होते हैं उनसे हम उन डिसीजंस की तरफ जाते हैं जो कि हमारे ब्रॉडर ऑर्गेनाइजेशनल या पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के साथ मीट नहीं कर रहे, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बजट जो था हमारा ट्रेनिंग के लिए कंपनी ने कट कर दिया और अपना पैसा बचा लिया, लेकिन जो एम्प्लॉइज की प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती थी अब वो लॉन्ग टर्म में नहीं बढ़ेगी। रेजिस्टेंस टू चेंज, तो लोग यहाँ पर नए आइडियाज को रजिस्ट करते हैं, कोई नया सॉफ्टवेयर आ जाए उसे रजिस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कंफर्ट लूज हो जाएगा या कंट्रोल हाथ से चला जाएगा। तो एम्प्लॉइज यहाँ पर न्यू सॉफ्टवेयर को अपोज क्यों कर रहे हैं? उन्हें लग रहा है कि उनके जो रोल्स हैं वो रिप्लेस हो सकते हैं। डिसीजन मेकिंग में हमारे पास चेंजेस आते हैं और इंडिविजुअल्स और ग्रुप मेनी टाइम्स रजिस्ट कर रहे होते हैं इन आइडियाज को या इनिशिएटिव्स को। तो ओवरकमिंग सच रेजिस्टेंस एंड इम्प्लीमेंटिंग डिसीजंस इफेक्टिवली, व्हेन आई एम सेइंग इफेक्टिवली आई सिंपली मीन कि एम्प्लॉइज का भी इनपुट आना चाहिए, ठीक है, मैनेजर का भी यहाँ पर यस होना चाहिए और लोग खुशी खुशी काम करें, ये एक सिग्निफिकेंट चैलेंज होता है। प्रीवियस डिसीजन आउटकम, यहाँ पर क्या होगा, जो हमारी पुरानी चीजें हुई, जो हमने पास्ट में यहाँ पर डिसीजंस लिए, वो अगर फेल हो गए तो उसका क्या इन्फ्लुएंस होगा। तो हमें लग रहा है कि हमारी जो पास्ट मिस्टेक्स हैं वो हमने रिपीट कर ली और हेजिटेशन कॉज करते हैं। जैसे बहुत लोग होते हैं दे फेस चीटिंग इन देयर रिलेशनशिप्स, लव रिलेशनशिप्स में ऐसा होता है, चीटिंग हो जाती है। इन दैट सिनेरियो नेक्स्ट रिलेशनशिप में मूव करने में उन्हें डर लगता है बिकॉज दे फील कि यहाँ पर दे कैन बी चीटेड अगेन। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशंस में भी होता है कि कंपनी थी वो किसी फॉरेन मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स बेचने गई लेकिन वहां पर वो ड्रास्टिकली फेल हो गई। तो नाउ अगेन मूविंग इनटू सम अदर मार्केट फॉर सम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स मे और मे नॉट बी अ चैलेंज फॉर देम। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर उनको लगेगा कि माइट भी हम फिर से फेल हो जाए, जबकि ऐसा नहीं होगा क्योंकि कंडीशंस माइट भी चेंज हो गई हैं, इंप्रूव हो गई हैं। तो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस या फेलियर्स हमारे प्रीवियस डिसीजन से एक हेजिटेंसी क्रिएट करते हैं, फियर हमारे अंदर लाते हैं कि हम ऐसा ना हो सिमिलर चॉइसेस फ्यूचर में भी ले लें। तो हम अपनी पास्ट मिस्टेक से सीखते हुए उनको यहाँ पर हमारे जो प्रेजेंट डिसीजंस हैं उन्हें इन्फ्लुएंस होने नहीं दे सकते और यही एक डेलिकेट बैलेंस होता है। ओके, ये हमारा पार्ट वन जो है डिसीजन मेकिंग का कंप्लीट हो गया। अब हम मूव कर रहे हैं हमारे पार्ट टू में डिसीजन मेकिंग मॉडल्स के। तो डिसीजन मेकिंग मॉडल्स अगर हमें समझने हैं तो हमें ये समझना होगा कि हम ये मॉडल्स को क्यों लेकर जा रहे हैं। देखो, ये हमें इंडिविजुअल्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन चूज करने में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पर अलग अलग जो मॉडल्स हैं अलग अलग सिचुएशंस के लिए यूज होंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डिसीजन मेकिंग मॉडल्स क्या है। फ्रेमवर्क जो कि इंडिविजुअल्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को गाइड कर रहे हैं कि वो किस तरह से अपनी चॉइसेस बनाएं और किस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। तो ये जो मॉडल्स हैं हम वेरियस कंटेक्स्ट में यूज करते हैं।
जैसे पर्सनल डिसीजन से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज तक। अब यहाँ पर कुछ हमारे पास मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिसीजन मेकिंग टूल्स हैं जिन्हें हम अब इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आता है रैशनल डिसीजन मेकिंग टू मॉडल। यहाँ पर क्या आइडिया है कि जो डिसीजंस हैं वो लॉजिकली बनाए लिए जाते हैं। डिसीजंस कैसे लिए जा रहे हैं? लॉजिकली लिए जा रहे हैं। हम यहाँ पर जितने भी ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास अवेलेबल हैं उन सभी को कंपेयर करेंगे और उनमें जो बेस्ट हमारे पास अवेलेबल होगा उसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी प्रॉब्लम है उसे डिफाइन करेंगे, फिर एक क्राइटेरिया सेट करेंगे, उस क्राइटेरिया को वे करेंगे, लिस्ट करेंगे ऑल्टरनेटिव्स को हमारे, इसके बाद में इवैल्यूएट करेंगे, जो बेस्ट होगा उसे सिलेक्ट करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे रिव्यू को। तो हमने क्या क्या किया, हमने यहाँ पर सबसे पहले तो प्रॉब्लम देखी कि क्या है, फिर उसके बाद में हमने क्राइटेरिया सेट करा, क्राइटेरिया सेट कर कर हमने उन क्राइटेरिया को वे किया, लिस्ट करे हमारे पास क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं, ऑल्टरनेटिव्स लिस्ट करने के बाद में उन्हें इवैल्यूएट करा, उनमें से जो बेस्ट था उसे चूज किया और उसे इम्प्लीमेंट कर कर फिर रिव्यू करेंगे कि यहाँ पर क्या फायदा रहा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बैंक है और वो लोन दे रहा है तो उसके पास में जो अलग अलग लोन प्रपोजल्स आए उसने उन्हें इवैल्यूएट करा, फाइनेंशियल रेशियोज, क्रेडिट हिस्ट्री, इनकम प्रूफ देखकर कि यहाँ पर कितने मेरे पास कस्टमर्स हैं जो लोन लेने आए हैं और उनमें उसको जो भी बेस्ट लगेगा उस पर्सन को वो लोन देंगे। तो यहाँ पर डिसीजन मेकर्स फुल्ली रैशनल हैं और एक ऐसा ऑप्शन चूज कर रहे हैं जो कि उनकी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर दे। इन्वॉल्व है इसमें आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, जनरेटिंग ऑल्टरनेटिव्स, इवैल्यूएटिंग देम, सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑप्शन। तो स्टेप्स वही है जैसा मैंने बताया, पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करो, फिर आइडेंटिफाई करो डिसीजन क्राइटेरिया, उसको वे करो, वे करने के बाद ऑल्टरनेटिव्स जनरेट करो, फिर उन्हें इवैल्यूएट करो, फिर बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करो, इंप्लीमेंट करो डिसीजन को और मॉनिटर एंड इवैल्यूएट करोगे फिर अपने डिसीजन को। ठीक है, रिव्यू करते रहोगे। नेक्स्ट आ जाता है बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल। इसको हम सैटिस्फाइसिंग भी बोल सकते हैं, मीनिंग जो लोग हैं उनके पास लिमिटेड टाइम है, लोगों के पास क्या है, लिमिटेड टाइम है और इंफॉर्मेशन भी उनके पास लिमिटेड है। तो जब इन्फो भी लिमिटेड है, टाइम भी लिमिटेड है, तो ऐसे में वो एक ऐसा ऑप्शन चूज करेंगे जो कि उनके लिए गुड इनफ हो, चाहे परफेक्ट ना हो। तो हर्बर्ट साइमन ने हमें ये मॉडल दिया था जिसमें ये बोलते हैं कि हमें वो ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, हमारे पास इंडिविजुअल्स के पास क्या है, लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, तो कॉग्निटिव लिमिटेशन है उनके दिमाग की, माइंड्स की, उनके प्रोसेसेस की, और फाइनाइट टाइम है जिसकी वजह से उनको डिसीजन लेना होगा। तो एक सेटिस्फैक्टरी सोल्यूशन की तरफ वो जाएंगे रेदर देन द ऑप्टिमल, एक गुड डिसीजन में हम जाएंगे। ठीक है, तो जैसे हमारे पास कोई पहला जॉब ऑफर आया जो कि हमारी सैलरी एक्सपेक्टेशंस को मीट कर रहा है और हमने यहाँ पर दूसरी परफेक्ट जॉब ढूंढने से अच्छा इसी जॉब ऑफर को ले लिया। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन कर कर एक एक्सेप्टेबल लेवल चूज की, जैसे सैलरी डिसाइड कर ली, फिर सर्च ऑप्शंस किए, फिर यहाँ पर जो भी पहला ऑप्शन आया जो हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है उसे चूज कर लिया। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम कि हमें एक जॉब चाहिए, एस्पिरेशन लेवल यहाँ पर क्या गुड एनफ सैलरी है मेरे लिए, सर्च किए ऑल्टरनेटिव्स जो ये इतनी सैलरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर यहाँ पर ऑल्टरनेटिव हमारी एस्पिरेशनल लेवल के अगेंस्ट देखकर देखा कि कौन सा ऐसा ऑल्टरनेटिव है जो मेरी बेसिक सैलरी रिक्वायरमेंट्स को या एस्पिरेशन लेवल को मीट कर रहा है। नेक्स्ट जाते हैं इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग मॉडल। यहाँ पर हम एक्सपीरियंस, इंस्टिंक्ट्स, गट फीलिंग के साथ जाते हैं रेदर देन की डिटेल्ड एनालिसिस की तरफ जाएं। तो जैसे यहाँ पर कोई सीनियर स्टॉक ट्रेडर है, वो बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं मार्केट में, तो वो यहाँ पर उनका जो मार्केट सेंस है वो डेवलप हो चुका है। अब बार बार जाकर वो कैंडल पैटर्न है या कौन सा पैटर्न है ये सब नहीं देख रहे। तो जब हमें क्विक डिसीजन कर लेना है और हमारे पास पास्ट एक्सपीरियंस है तब ये मॉडल बेस्ट रहता है, इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पर मॉडल किसके ऊपर बेस्ड है, आइडिया के कि जो डिसीजंस हैं वो हम इंट्यूशन के ऊपर या गट फीलिंग के ऊपर ले सकते हैं, एक्सपीरियंस के ऊपर रिलाई करेंगे, इंस्टिंक्ट्स के ऊपर रिलाई करेंगे डिसीजन मेकिंग मेकर के, रेदर देन अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस। तो यहाँ पर रिकॉग्नाइज करेंगे सिचुएशन बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस, एक कोर्स ऑफ एक्शन आइडेंटिफाई करेंगे, जो भी हमारे इंट्यूशन है उसके हिसाब से डिसीजन को इम्प्लीमेंट करेंगे और रिफ्लेक्ट करेंगे कि क्या आउटकम्स हमारे फ्यूचर डिसीजंस के आ सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है ना स्टॉक ट्रेडर ने ऐसा काम कर तो दिया लेकिन बाद में लॉस हो गया, तो हमें यहाँ पर आउटकम का भी ध्यान रखना होता है। अब आते हैं इंक्रीमेंटल मॉडल। इंक्रीमेंटल मॉडल में क्या होगा, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो चेंजेस हैं वो हम धीरे धीरे कर रहे हैं, एक साथ एक बड़ा चेंज नहीं लेकर आ रहे। क्यों, एक साथ एक बड़ा चेंज लेकर आएंगे
तो हो सकता है कि लोग उसे एक्सेप्ट ही नहीं करें। जैसे रेवोल्यूशन आता है ना? तो रेवोल्यूशन क्या है? रेवोल्यूशन है कि एक बार में एक बड़ा चेंज हो गया, और रिफॉर्म्स क्या है? स्लोली स्लोली वी आर चेंजिंग एंड अडेप्टिंग। तो यहाँ पर इंक्रीमेंटल मॉडल में हम देखते हैं कि जैसे गवर्नमेंट ने सब्सिडी अमाउंट को धीरे-धीरे बढ़ाया, रेदर देन कि एकदम ही यहाँ पर सडन पॉलिसी शिफ्ट कर दी। तो ये मॉडल हमारे लिए मॉडलिंग थ्रू माना जाता है, जिसमें कि डिसीजन मेकर्स स्मॉल और इंक्रीमेंटल स्टेप्स ले रहे हैं रेदर देन मेकिंग स्वीपिंग चेंजेस। तो ये हमारे पब्लिक पॉलिसी में यूजफुल होता है और मैनेजमेंट में यूजफुल होता है, जहां पर हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले स्मॉल ऑप्शंस को पिक कर कर कंपेयर कर कर जो भी बेटर होगा स्लाइटली उसे यूज करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, रिपीट करते हैं। तो एक स्मॉल सेट ऑफ ऑल्टरनेटिव देखा, फिर उनमें जो बेस्ट होगा वो कम यहाँ पर चूज किया, अगर इसकी एबिलिटी की वो हमारी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकता है। फिर यहाँ पर हमें इनको कंपेयर करने के बाद में वो जो ऑल्टरनेटिव था उसे चूज करने के बाद में एक स्लाइट इंप्रूवमेंट हमारी करंट सिचुएशन में होगी। तो ये ऐसा हम मानते हुए इम्प्लीमेंट करेंगे डिसीजन को, और उस प्रोसेस को यहाँ पर रिपीट करेंगे। नेक्स्ट आता है गार्बेज कैन मॉडल। तो यहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में जो डिसीजन है वो रैंडमली हो रहा है। डिसीजन कैसे हो रहा है? रैंडमली हो रहा है। अब क्योंकि डिसीजन रैंडमली हो रहा है तो प्रॉब्लम, सोल्यूशन, पीपल एंड टाइमिंग मिक्स जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है। लेट अस से एक लार्ज यूनिवर्सिटी है और एक न्यू कोर्स यहाँ पर अप्रूव हो जाएगा सिंपली क्योंकि एक प्रोफेसर ने प्रपोज किया है इसको, और एक मीटिंग यहाँ पर शेड्यूल की गई, लेकिन कोई स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग नहीं की गई। तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग जो है ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है, जहां प्रॉब्लम, सॉल्यूशंस, पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो डिस्कनेक्टेड हैं, और फ्लो इन यहाँ पर हमारे पास में डिस्कनेक्टेड है, और आउट ऑफ अ गार्बेज कैन ऑफ चॉइसेस हम कोई भी डिसीजन ले रहे हैं रैंडमली, जिसमें कि रैंडमनेस और कॉम्प्लेक्सिटी देखी गई। तो हमने यहाँ पर क्या किया? हमने यहाँ पर अलग अलग कंपोनेंट्स चेक किए, जैसे प्रॉब्लम्स जो हमें यहाँ पर इश्यूज थे जहाँ अटेंशन की जरूरत थी, जैसे कोई कोर्स लेकर आना था। सोल्यूशन यहाँ पर कि कौन कौन से हमारे पास में ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स हमें चाहिए। पार्टिसिपेंट्स हमारे पास कौन कौन है? तो जो लोग हैं अलग अलग एनवायरमेंट में, डिसीजन अपॉर्चुनिटीज या फिर चॉइस अपॉर्चुनिटीज जब हमें एक डिसीजन लेना होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कब यूजफुल होगा? जब एनवायरमेंट बहुत ज्यादा केओटिक है, ठीक है, बहुत ज्यादा केओस मचा हुआ है, तब ये यहाँ पर ज्यादा बेटर होता है। फिर आता है प्रोस्पेक्ट थियरी। प्रोस्पेक्ट थियरी में क्या है? लोग जो हैं वो फुल्ली यहाँ पर रैशनल बिहेव नहीं कर रहे अंडर रिस्क, वो यहाँ पर लॉसेस को अवॉइड करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि वो बहुत ज्यादा रिस्क हमें लॉस भी दे सकता है और रिटर्न्स भी दे सकता है, तो लोग अभी लॉस को अवॉइड करना चाहते हैं, रिटर्न ज्यादा हो या ना हो वो उतना उनका ख्याल नहीं रख रहे। तो यहाँ पर जैसे इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं? वो यहाँ पर जो लूजिंग स्टॉक्स हैं उन्हें ये सोचकर अपने पास रख रहे हैं कि इन फ्यूचर ये यहाँ पर रिकवर कर जाएंगे, और यहाँ पर हो सकता था कि वो इन्हें बेचकर दूसरे स्टॉक्स खरीदें जो कि गेन दे दें उनको, तो वो ऐसा नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये थियरी आई हमारे डैनियल कैनलमैन एंड अमोस टेवस्काई की तरफ से, जिन्होंने बोला कि किस तरह से लोग जब डिसीजंस लेते हैं ऑल्टरनेटिव के बीच में जहां पर रिस्क इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर आइडिया क्या है इनका कि लोग यहाँ पर गेन्स को वैल्यू कर रहे हैं और लॉसेस को वैल्यू करते हैं अलग अलग तरह से, जिसमें कि इरेशनल डिसीजन मेकिंग हो गई। तो लॉस अवर्जन यहाँ पर लोगों का ध्यान रहता है कि उनको लॉसेस से ज्यादा डर लगता है जितना वो गेन को वैल्यू नहीं कर रहे। रेफरेंस पॉइंट्स में डिसीजन जो है वो उनके एक परसीव्ड बेसलाइन के हिसाब से जाते हैं। फ्रेमिंग इफेक्ट में जो हमारी चॉइसेस हैं वो हम अपने कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमारे डिसीजंस को अफेक्ट कर रही है इस तरीके से। ठीक है, तो लॉस अवर्जन, रेफरेंस पॉइंट्स एंड फ्रेमिंग इफेक्ट। तो कब ये यूजफुल है? जब हमारे डिसीजन, जो भी हम डिसीजन लेंगे उसमें रिस्क इन्वॉल्व है या फिर अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है। अब आता है डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। ये कब होगा? जब आउटकम्स ही मेरे लिए अननोन है, आई एम नॉट प्रिटी श्योर अबाउट द आउटकम्स ऑफ वेरियस ऑप्शंस। एंड इसमें क्या हो रहा है? इसमें यहाँ पर हमारे पास में मैक्सिमम हो रहा है, हम सेफेस्ट वर्स्ट आउटकम जो है वो चूज कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हम यहाँ पर जो भी हमारे पास डिसीजन मेकिंग करनी है उसमें हमें आउटकम्स अननोन है, तो अलग अलग टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, जैसे डिसीजन ट्री, मैक्सिमम क्राइटेरिया या फिर बेसियन एनालिसिस। मैक्सिमम में क्या कर रहे हैं? हम सेफेस्ट वर्स्ट आउटकम ढूंढ रहे हैं, हम वो ऑप्शन लेकर चलेंगे विद द बेस्ट ऑफ द वर्स्ट पॉसिबल आउटकम्स। मुझे पता है सारे ही आउटकम्स तो नेगेटिव आने वाले हैं, तो कौन सा ऐसा यहाँ पर ऑप्शन है
जो कि मुझे सबसे कम यहाँ पर नेगेटिव लॉस या फिर कुछ दे। फिर आते हैं मैक्सी मिन हो गया, ये तो मैक्सी मैक्स के पास में यहाँ पर बेस्ट पॉसिबल आउटकम वो चूज करना है। मिनी मैक्स टारगेट में यहाँ पर मिनी मैक्स रिग्रेट होता है कि मिनिमाइज करेंगे अपनी रिग्रेट को, वो ऑप्शन जो कि मेरे पोटेंशियल रिग्रेट को मिनिमाइज कर दे। कुछ लोग कहते हैं ना कि प्यार में नहीं पढ़ना चाहिए, अगर पढ़ेंगे तो धोखा तो मिलना ही है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि ठीक है यार मैंने कर तो लिया, लेकिन कम से कम मेरा इतना बुरा वाला नहीं कटा जितना मेरे दोस्त का कट गया, बोलते हैं इस तरीके की लैंग्वेज से। तो यहाँ पर वही तो बात है ना कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, अपने जो भी पोटेंशियल रिग्रेट है उसे मिनिमाइज कर रहे हो। अब यहाँ पर एक्सपेक्टेड यूटिलिटी में क्या होगा, चूज करेंगे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी रिवॉर्ड मिक्स, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी रिवॉर्ड मिक्स चूज करेंगे जिसमें कि मुझे सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है रिवॉर्ड की, ठीक है। तो फार्मर्स क्या कर रहे हैं, जैसे क्रॉप अपनी बेस्ड चूज कर रहे हैं अनसर्टेन मानसून के ऊपर, तो वो ड्रॉट रेजिस्टेंट सीड्स लेकर आ गए, जिससे कि क्या होगा, यहाँ पर मैक्सिमम की तरफ चले गए। मैक्सिमम क्या है कि भाई मुझे पता ही है कि मानसून तो अनसर्टेन है, तो ऐसे में अगर बारिश नहीं भी होती है तो उससे क्या होगा, ड्रॉट वाले सीड से यहाँ पर मेरी जो फसल है, जैसे बाजरा है, तो अब बाजरा को क्या है कि भाई बाजरा हमने यूज कर लिया, बाजरे को हमें पता है कि उतना ज्यादा पानी नहीं चाहिए, अगर ड्रॉट पड़ भी गया तो भी ऐसे सिचुएशन में मेरे पास एक क्रॉप तो होगी, कुछ तो मिलेगा मुझे। नेक्स्ट आते हैं एथिकल डिसीजन मेकिंग मॉडल्स में। तो डिसीजंस हमारे एथिकल वैल्यूज एंड मॉरल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है। स्टेप्स क्या हैं, एथिकल इशू आइडेंटिफाई करेंगे, स्टेक होल्डर्स इवेलुएट करेंगे, ऑल्टरनेटिव्स को एथिकली, जो सबसे ज्यादा एथिकल ऑप्शन होगा उसे चूज करेंगे और रिफ्लेक्ट करेंगे। जैसे एक फार्मा कंपनी ने यहाँ पर रिफ्यूज कर दिया कि जो साइड इफेक्ट्स हैं किसी भी ड्रग के, वो यहाँ पर इनको हाइड कर देते हैं इवन इफ द प्रॉफिट फॉल्स। तो अगर यहाँ पर ऐसा है कि कोई ऐसी ड्रग है जिसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, तो वो उसे जरूर यहाँ पर बताएंगे, और हो सकता है वो उसे बेचे भी ना, क्योंकि उन्हें ये पता है कि हाँ इसे बेचने से पैसा तो बहुत मिलेगा लेकिन लोगों का नुकसान भी होगा। तो ये जो मॉडल है ये डिसीजन मेकर्स को एथिकल प्रिंसिपल्स और वैल्यूज को कंसिडर करने में हेल्प करता है जब डिसीजन मेकिंग यहाँ पर वो लोग कर रहे हैं। तो इवेलुएट करेंगे हम अपने ऑप्शंस बेस्ड ऑन देयर एथिकल इम्प्लीकेशन, वी विल आइडेंटिफाई द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व, देन वी विल सी कि क्या क्या स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, फिर यहाँ पर ऑल्टरनेटिव हमारे एथिकल स्टैंड पॉइंट से क्या क्या है, फिर एक डिसीजन जो कि हमारे एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और रिफ्लेक्ट करेंगे ऑन द डिसीजन। नेक्स्ट आता है पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग मॉडल। इन्वॉल्व करेंगे एम्प्लॉयज को और टीम्स को इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम इश्यूज को आइडेंटिफाई करेंगे, अपने एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करेंगे, आइडियाज को कलेक्ट करेंगे, इवेलुएट करेंगे, जॉइंटली डिसाइड करेंगे, टीम के साथ इम्प्लीमेंट कर कर इसे सपोर्ट करेंगे। जैसे कि कोई कंपनी ने यहाँ पर स्टाफ को इन्वॉल्व करा कि वो हाइब्रिड वर्क पॉलिसी को डिजाइन करे, ठीक है, तो स्टाफ ही मिलकर ये सारा काम कर रहा है। जैसे पार्टिसिपेटिव, अच्छा आपने मैनेजमेंट नहीं पढ़ा होगा, अगर आपने पढ़ा है तो पार्टिसिपेशन लीडरशिप हमने देखा है। तो हमारे एम्प्लॉयज टीम मेंबर्स यहाँ पर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आते हैं, और ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग हमारी जो है इसमें हम इंगेजमेंट लेकर आ रहे हैं, एनहांसमेंट करेंगे इंगेजमेंट का और बाय इन करेंगे। तो डिसीजन जो भी हमें लेना है वो देखा हमने, जैसे हमने क्या डिसाइड करना था कि क्या हम एक हाइब्रिड वर्क पॉलिसी ला सकते हैं, फिर यहाँ पर टीम मेंबर्स और स्टेक होल्डर्स को एंगेज करेंगे कि किस तरह की पॉलिसी ला सकते हैं, अलग अलग इनपुट्स आइडियाज इनसे लेंगे, फिर जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उन्हें कोलैबोरेटिव वे में इवैल्यूएट कर कर एक कलेक्टिव डिसीजन लेकर इम्प्लीमेंट करेंगे विद टीम सपोर्ट, ठीक है। तो ये जो मॉडल्स हैं ये हमें अलग अलग अप्रोचेस देते हैं कि कैसे डिसीजन मेकिंग करनी है। अच्छा, ये जो पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग है इसमें मोटिवेशन हाई होता है, एम्प्लॉय बाय इन देखी जाएगी और क्रिएटिविटी देखी जाती है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, क्या कंडीशन होती है डिसीजन मेकिंग की। तो कंडीशंस फॉर डिसीजन मेकिंग में हमारे पास में वो सिचुएशंस या एनवायरनमेंट्स जिसमें डिसीजंस हमें लेने हैं। अब ये अफेक्ट करेंगे कि किस तरह से जो डिसीजंस हैं वो हमारे लिए जाएंगे और क्या टूल्स हमें यूज करने हैं। तो डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी भी देखी जाएगी सबसे पहले। अब पहले ये वाली थ्योरी पढ़ लेते हैं फिर ये वाला पार्ट आता है। तो कंडीशंस हमारी डिसीजन मेकिंग में क्या है, वो एनवायरनमेंट या सर्कमस्टांसेस जिसमें हमें कुछ डिसीजंस लेने हैं। अब ये जो कंडीशंस हैं ये अप्रोच टूल स्ट्रेटजीज यहाँ पर इन्फ्लुएंस करती हैं हमारी डिसीजन मेकर्स के, ठीक है।
तो यहाँ पर जनरली डिसीजन मेकिंग कंडीशंस जो है उनको 3 मेन कैटेगरीज में लेकर आएंगे। कौन-कौन सी हैं? डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी, अंडर रिस्क और अंडर अनसर्टेनिटी। सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी एंड रिस्क। ओके, तो सबसे पहले आता है सर्टेनिटी। सर्टेनिटी में मैंने क्या बोला? यहाँ पर जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, आउटकम्स हमारे पास नोन है, रिजल्ट्स हमारे लिए प्रेडिक्टेबल हैं। जैसे अगर किसी गवर्नमेंट बॉन्ड में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में मैंने इन्वेस्ट करा, मुझे इन्होंने बोल दिया कि आपको यहाँ पर 6.22 का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, ठीक है? तो अब मुझे पता है इतने रिटर्न्स मिलने हैं, रिस्क 0 है, 5 साल के बाद ये पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर मेरे पास में क्या है? प्रेडिक्टेबल आउटकम्स है, यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और कोई भी रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। तो इन कंडीशन ऑफ सर्टेनिटी डिसीजन मेकर के पास फुल और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होती है, जो भी पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स हैं, इनके आउटकम्स और कॉन्सिक्वेंसेस हर एक चॉइस के। तो जो एनवायरमेंट है वो स्टेबल है और कोई भी एम्बिग्यूटी देखी नहीं जाती। प्रेडिक्टेबल आउटकम्स, कंप्लीट इंफॉर्मेशन और लो रिस्क। ठीक है, तो सभी आउटकम्स हमारे हर एक डिसीजन ऑल्टरनेटिव के नोन है, एक्यूरेटली प्रेडिक्टेड है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल रही है, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। रिस्क जो है हमारे कि हम यहाँ पर जो है रॉन्ग डिसीजन ले लेंगे वो ऑलमोस्ट 0 या फिर बहुत ही कम है। इसके अलावा यहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व जो है वो भी मिनिमल है। तो डिसाइड करा जैसे हमने किसी गवर्नमेंट बॉन्ड में जिसमें एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट हमें मिल रहा है। रिस्क, अब यहाँ पर डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क अगर हो रही है तो कुछ इंफॉर्मेशन पता होगी, कुछ आउटकम्स अनसर्टेन है, लेकिन प्रोबेबिलिटीज एस्टिमेट कर पा रहे हैं। तो डिसीजन मेकर के पास में पार्शियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है अबाउट द पॉसिबल आउटकम ऑफ डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। तो ये जो आउटकम्स हैं ये हमारे पास सर्टेन नहीं है, प्रोबेबिलिटीज जो है वो हमने असाइन की है इनको बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा और एनालिसिस। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? प्रोबेबिलिस्टिक आउटकम हमारे पास आएंगे। तो यहाँ पर जो फ्यूचर आउटकम्स हैं उन्हें हमें प्रोबेबिलिटी में पता है कि भाई 70% चांस है ऐसा हो जाएगा। तो डिसीजन मेकर्स जो हैं वो एस्टिमेट कर पाएंगे लाइकलीहुड वेरियस आउटकम्स का, लेकिन इनको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते विद कंप्लीट सर्टेनिटी। देन आता है कैलकुलेटेड रिस्क। कैलकुलेटेड रिस्क में हमारे पास क्या होता है? कुछ हमारे पास रिस्क इन्वॉल्व है, लेकिन ये जो रिस्क है इसे मैं मेजर कर सकती हूँ इन नंबर और टर्म्स, क्वांटिफाई कर पा रही हूँ उसको। रिस्क क्या होता है? रिस्क होता है कि यहाँ पर हमें कितना लॉस हो सकता है, एक ऐसा अनप्रेडिक्टेबल या अनसर्टेन इवेंट जो कि मुझे यहाँ पर, या फिर प्रेडिक्टेबल इवेंट जो मुझे लॉस दे सकता है। जैसे अगर किसी को उधार दिया, हो सकता है वो मुझे पैसा वापस ना करे, ठीक है? तो यहाँ पर कैलकुलेटेड रिस्क में डिसीजन जो है सम लेवल ऑफ रिस्क, लेकिन इसको क्वांटिफाई भी कर सकते हैं, अलाउ करेंगे फॉर मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। डिसीजन टूल्स में हमारे पास में डिसीजन ट्रीज आते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू एनालिसिस आती है, रिस्क असेसमेंट मॉडल्स आते हैं, जिनको हम वेरी ऑफन यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? ऐसे स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करेंगे जो कि हमारे पास ट्रेंड्स के ऊपर बेस्ड हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आया? हमारे पास आती है डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क। तो हमारे पास में जैसे कि स्टॉक मार्केट में यूज किया, हिस्टोरिकल डेटा यूज किया कि स्टॉक कैसा परफॉर्म करता आ रहा है, एस्टिमेट करा पोटेंशियल रिटर्न्स कितने हैं, रिस्क कितने हैं। तो डिसीजन ट्रीज, एक्सपेक्टेड वैल्यू, रिस्क एनालिसिस, प्रोबेबिलिटी मॉडल्स, ये सब हम यहाँ पर यूज कर पाते हैं। अनसर्टेनिटी, अब डिसीजन हमने तब लिया जब यहाँ पर अनसर्टेनिटी है, हमें नहीं पता, कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं है, प्रोबेबिलिटीज हम प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे। जैसे कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में पहली बार लेकर आ रहे हैं जो आज तक कोई कॉम्पिटिटर या कोई भी पर्सन, कोई भी बैंक नहीं लेकर आ पाया। तो ऐसी सिचुएशन में आउटकम्स भी नहीं पता, प्रोबेबिलिटी भी क्लियर नहीं है और रिस्क भी बहुत हाई इन्वॉल्व है। तो एक टोटली न्यू प्रोडक्ट हमारे अनप्रेडिक्टेबल मार्केट में हमने लॉन्च करा। तो इन कंडीशन ऑफ अनसर्टेनिटी डिसीजन मेकर के पास में इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है नहीं सिचुएशन की, आउटकम्स पता नहीं है, पोटेंशियल ऑल्टरनेटिव्स पता नहीं है, तो एनवायरनमेंट डायनेमिक है, आउटकम्स हाईली अनप्रेडिक्टेबल हैं, तो बहुत ही डिफिकल्ट हो गया कि हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज असाइन करें पोटेंशियल आउटकम्स में। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अनप्रेडिक्टेबल आउटकम, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, हाई रिस्क। जो आउटकम है डिसीजंस का वो अननोन है, प्रोबेबिलिटीज हमारे पास में रिलायबली असाइंड नहीं है, इंफॉर्मेशन हमारे पास क्लियर नहीं है, रिलायबल नहीं है, चैलेंजिंग हो गया कि हम यहाँ पर एंटिसिपेट करें कॉन्सिक्वेंसेस डिफरेंट चॉइसेस के। हाई रिस्क में डिसीजंस जो हैं वो हमारे लिए अंडर अनसर्टेनिटी बन रहे हैं, तो एक हाई लेवल ऑफ रिस्क ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ आउटकम्स देखा जाएगा। तो एक न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट हमारे मार्केट में आएगा जहां कस्टमर्स जो हैं वो प्रेफरेंसेस और डिमांड्स उनकी हमारे लिए अननोन है।
फिर आती है डिसीजन मेकिंग अंडर एम्बिग्यूटी, जब प्रॉब्लम ही क्लियर नहीं है, इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, कंफ्यूजिंग है। जैसे कि एक डिसरप्टिव इंडस्ट्री में हमने एंटर कर लिया, जैसे एआई इंडस्ट्री। अब हमें पता ही नहीं है कि एआई इंडस्ट्री में अगर हेल्थ केयर में जाना है तो क्या करना है। तो ऐसे में जो ट्रेंड्स और नीड्स हैं वो हमारी अभी भी बन रही हैं, अभी भी प्रॉब्लम क्लियर नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें प्रॉब्लम को क्लैरिफाई करना पड़ेगा, फिर इंफॉर्मेशन यहाँ पर लेकर आएंगे कलेक्ट कर कर, और तब कहीं जाकर कोलैबोरेटिव थिंकिंग होगी। तो एम्बिग्यूटी है हमारी कंडीशन में, जहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो इटसेल्फ अनक्लियर है, इंफॉर्मेशन या तो इनकम्प्लीट है या कॉन्फ्लिक्टिंग है, या तो हमारी मल्टीपल इंटरप्रिटेशन बन सकती है इस प्रॉब्लम को लेकर। तो बहुत ही डिफिकल्ट हो गया हमारे लिए आइडेंटिफाई करना कि क्या डिसीजंस हमें लेने होंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आ जाएगा, वेग प्रॉब्लम डेफिनेशन, कॉन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो वेग इसमें क्या आएगा कि कॉन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन हमारे पास में, इंफॉर्मेशन कॉन्ट्राडिक्टरी है या फिर डिफरेंट कंक्लूजन की तरफ ले गई। फिर वेग प्रॉब्लम डेफिनेशन में डिसीजन मेकर्स जो है वो फुल्ली यहाँ पर प्रॉब्लम को समझ ही नहीं पाए कि भाई क्या प्रॉब्लम है, तो अकॉर्डिंगली डिसीजन क्या लेना है। कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स और यहाँ पर केयरफुल एनालिसिस करनी पड़ेगी, क्रिएटिव थिंकिंग लेनी पड़ेगी, और पॉसिबली यहाँ पर कंसेंसस बिल्डिंग करनी होगी। तो हमें एक ऐसी स्ट्रेटेजी को डिसाइड करना होगा जिसमें एक हाईली कॉम्पिटिटिव और रैपिडली चेंजिंग इंडस्ट्री में हम एंटर करेंगे, जहाँ ट्रेंड्स और कंज्यूमर बिहेवियर बहुत ही डिफिकल्ट है टू इंटरप्रेट। नेक्स्ट आ जाओ, डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन कंडीशंस। तो यहाँ पर अंडर सर्टेनिटी रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल जो है वो हम यूज कर रहे हैं, जिसमें कि हम ऑप्टिमाइज करेंगे कि क्या हमें जो चॉइसेस हैं उनमें बेस्ट नोन ऑल्टरनेटिव कौन सा है। अंडर रिस्क यहाँ पर हम प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स यूज करते हैं, जैसे एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थियरी, ताकि प्रोज एंड कॉन्स देखें हर एक ऑप्शन के बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी। इसके बाद में यहाँ पर अंडर अनसर्टेनिटी ह्यूरिस्टिक, इंट्यूशन, सिनेरियो प्लानिंग होगी, ताकि हमारे पास जो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है उसे नेविगेट कर पाए। डिसीजन मेकर्स यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी लेंगे अपनी चॉइसेस में, ताकि वो अडेप्ट करें जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती जाएगी। एम्बिग्यूटी के टाइम पर डिसीजन मेकर्स जो हैं वो क्लैरिफाई करेंगे प्रॉब्लम को, गैदर करेंगे ज्यादा इंफॉर्मेशन, एंगेज करेंगे खुद को डिसीजंस में, और क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स यूज करेंगे ताकि एम्बिग्यूटी को रिड्यूस कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर इसी के साथ में हमने क्या देखा कि किस तरीके से जो हमारी कंडीशन है डिसीजन मेकिंग की वो हमने कवर कर ली। ओके, अच्छा, अब ये जो अप्रोचेस वाला पार्ट है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो थोड़ा सा ही बचा है अब आपका, आई थिंक तो 45 मिनट्स के अराउंड का एक लेक्चर और बचा है डिसीजन मेकिंग का। एंड इसी के साथ में जो डिसीजन मेकिंग आपका 10 मार्क्स का कंपोनेंट आएगा वो 100% कवर हो जाएगा, एंड दैट विल बी सफिशिएंट फॉर योर नबार्ड ग्रेड ए एआरडी वाला जो पेपर है और ईएसआई वाला पेपर है, उसके लिए मैंने अलग से वीडियोस कवर कर दी हैं। एआरडी के लिए अभी सर की सीरीज आनी शुरू हो गई है, अभी सेकंड वीडियो थोड़ी देर में आ जाएगी उनकी। ईएसआई ऑलरेडी पूरा का पूरा कवर्ड है, जो मैंने आरबीआई ग्रेड बी में कवर किया है, सेम सिलेबस आपका नबार्ड में भी जाएगा। और मैं यहाँ पर एक वन शॉट लेकर आ जाऊंगी आपके लिए ईएसआई के लिए, जब एआरडी कंप्लीट हो जाएगा तो वन शॉट एआरडी का और डिसीजन मेकिंग को 2 वीडियोस में हम कंप्लीट कर लेंगे। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया तो लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब डेफिनेटली करना चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अलोंग विद दैट शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।